तो आईपीएल का सेकंड वीकेंड फाइनली खत्म हो चुका है और आज इस एपिसोड में हम लोगों को काफी सारे मैचेस की बातें करनी है और रादर उनसे कई सारे निकलने वाले कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और थोड़ी सी ट्रिगर वार्निंग इसमें स्टार्टिंग में दूंगा क्योंकि जिन लोगों की बातें होंगी वो कई लोगों के बहुत ही फेवरेट प्लेयर्स हैं बट हम लोग ट्राई करेंगे बिल्कुल किसी बायस को हटाते हुए एकदम लॉजिकल तरीके से क्रिकेट तक रिस्ट्रिक्टेड नथिंग पर्सनल जो भी फैक्ट्स होंगे उनकी बातें करेंगे। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं गुजरात और मुंबई का मैच। उसमें से रोहित शर्मा के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या उनको खेलना भी चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, तो वो सब डिस्कशन होगा। चेन्नई और आरआर का जो मैच हुआ है, धोनी फाइनली थोड़ा ऊपर बैटिंग करने के लिए आए हैं लेकिन अभी भी सवाल बहुत है कि नंबर 9 पे पहले बैटिंग क्यों करी थी और अब ऊपर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं। और एसआरएच और दिल्ली का जो मैच हुआ तो था, बढ़िया मैच हुआ भाई साहब, मजा देख के। हाँ, कि एकदम से क्या हो गया एसआरएच की टीम को, क्या इश्यूज आ रहे हैं और क्या ये अनएक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ 3 मैचेस का प्रीव्यू करना है। एक तो आज रात को ही होने वाला है केकेआर मुंबई का और एलएसजी पंजाब एंड गुजरात वर्सेस आरसीबी, जिसका एड बड़ा पॉपुलरली आजकल चल रहा है कि गुजरात के लिए लोग कह रहे होते हैं कि इनके पास कोई प्रिंस विंस नहीं है, सब हमारा अपना किंग है। और गुजरात के फैंस पूछते हैं आपके किंग के पास आईपीएल का टाइटल है कि नहीं है। सो तीनों की बातें करेंगे एंड क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं तो जल्दी से शुरू करते हैं। लाइक ऑलवेज इस वीडियो को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हमारी पहली मेंबर्स ओनली स्ट्रीम भी होने वाली है। एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली वॉच अलॉन्ग होगा फॉर द केकेआर मुंबई मैच। तो जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली है आज हमें ज्वाइन करना। वील बी वॉचिंग द मैच विद ऑल आवर मेंबर्स इन अ प्राइवेट सेटिंग। You don't want to miss out on it. एंड जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स मिल के आके खूब बैंटर बातें सब कुछ करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। Now sit back and enjoy this episode. तो सीधा स्टार्ट करते हैं हम सैटरडे वाले मैच से। गुजरात और मुंबई का जो मैच हुआ था इसकी बातें करेंगे। बाय द वे मैं थोड़ा सा एक वो डिस्क्लेमर दे दूं, चेन्नई और आरसीबी वाला मैच के लोग कई लोग डिमांड कर रहे थे तो वो हमने लाइव ही कवर कर लिया था एंड वो स्ट्रीम मेंबर्स ओनली हो चुकी है। तो इफ यू वांट एक्सेस, बहुत डिटेल में एक्सेस करी थी 1 घंटा बैठ के उसकी, बिल्कुल जाकर चेकआउट करिएगा। बट वंस अगेन गुजरात मुंबई के मैच में देखो जल्दी जल्दी चलेंगे। इसमें हम लोग को पिच की बात करें, ब्लैक सॉइल पिच थी जस्ट लाइक द लास्ट गेम, लेकिन जो पिच गुजरात और पंजाब वाले मैच में हुई थी उसके जस्ट लेफ्ट साइड पे थी ये पिच, और रादर एक एंगल से देखा जाए तो राइट साइड पे आप कह सकते हो। इस पिच में डिफरेंस क्या था, ब्लैक सॉइल पिच है और साथ ही साथ ऊपर ग्रास का कवर बहुत ही पैची था, सॉइल एक्सपोज हो रहा था एंड ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ये पिच पे बॉल ग्रिप ज्यादा करेगी एज अपोज टू दैट। नहीं, इसी तरह रन भी नहीं बने यहाँ पे, ड्यू का फैक्टर होता ही होता है। तो उसको देखते हुए नेचुरली जब हम देखें तो मुंबई ने टॉस जीता और उन्होंने चूज करा बॉलिंग करने का। द गुड थिंग वाज इस बार लास्ट टाइम हमने देखा था हार्दिक पांड्या को काफी बू करा गया था यहाँ पे टॉस के टाइम पे। यहाँ पे जब वो आए थे तो काफी चेयर देखने को मिला। हालांकि एक है अपेरेंटली बीफ निकल के आई है साई के शोर से जो हुआ है एंड उसमें लोग कह रहे हैं कि थोड़ा गुजरात का भी है सीन कि टीम को थोड़ा सा वो है भी घाव लगा हुआ है। करेंगे बात उसकी, जब वो उनकी बैटिंग की बातें होंगी तब उनकी बातें भी करेंगे। मेन बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या निकल के आती है, पार्थिव पटेल जो कि अभी गुजरात के मैनेजमेंट में है, वो कहते हैं कि हमने ये ऑन पर्पस करा है। हाँ राइट, गिल ने भी बाद में बोला ना, एंड आई थिंक ओवरऑल जैसे मैच का देखने को मिला है हमें जिसकी वजह से गुजरात जीती है, आई थिंक सही भी करा भाई उनने। बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि मुंबई में तो वानखेड़े की पिच है, वो थी रेड सॉइल की, तो ये लोग प्रैक्टिस वहां पे करते, तो हमें कुछ अलग देना था जो कि विकेट स्टिक करे और ब्लैक सॉइल की हो। अच्छा, तो मतलब क्योंकि आजकल बड़ी इंटेंस डिबेट चल रही है होम एडवांटेज की। अभी वो केकेआर वाली हमने जो पिच क्यूरेटर से लड़ाई हुई है वो लास्ट पॉडकास्ट में कवर करा था। उसके बाद रॉबिन थप्पा ने कमेंट दिया ना अभी एक, पता है क्या, कि अगर चेन्नई की तरह केकेआर के पास भी चेपॉक जैसा एक होम एडवांटेज होता तो आज 6 टाइटल होते उनके पास भी। Damn. ऐसे करके बोल दिया एंड चेपॉक पे मतलब बहुत ज़्यादा वो लग रहे हैं एलिगेशंस कि आप जो है बहुत टाइम से एकदम ही अपनी मर्जी की पिच बनाते हो। एंड ये तो हमने वैसे देखा है कि लास्ट सीजन भी 2 वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पिचेस एज पर देयर कन्वीनियंस, वो तो बनते आ ही रही है। ऑल्दो जब सीएसके की बात करेंगे आई थिंक वहाँ पे भी यार चीज़ें नॉट दैट सिंपल। स्टीफन फ्लेमिंग ने आके जो चीज़ें बोली आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ पुश बैक ऑन द एग्जिस्टिंग नैरेटिव। ये चीजें एकदम से हर टीम क्यों आके बोल रही है, ये डिबेट फाइनली वो केकेआर की उस इंसिडेंट की वजह से अब निकल के आ रहा है। एसआरएच का भी अपने स्टेडियम वालों से थोड़ा ही पंगा, उसकी बातें करेंगे हम यहाँ पे। तो वो हर टीम में ना अब चीजें निकल के आ रही हैं धीरे धीरे। सो एंड बाय द वे कोई भी टीम अगर होम एडवांटेज जैसे यूज कर रही है, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। चेन्नई गुजरात को मैं सपोर्ट ही कर रहा हूँ, क्यों नहीं करोगे भाई, बिल्कुल करना चाहिए। एंड वही हमें देखने को मिलता है मुंबई में। चलो हार्दिक पांड्या वापस आ जाते हैं, विघ्नेश बाहर निकल गए, मुझे थोड़ा सरप्राइज था।
आई थिंक मतलब मैं चाह रहा था कि रुके वहाँ पे वो। हाँ मतलब मेरे हिसाब से भी यही था कि एक बंदे ने जिसने आपके लिए परफॉर्म करा है उसको हटा के आप मुजीब को क्यों लाना चाह रहे हो भाई। एंड साथ ही साथ अगर हम देखें तो विल जैक्स को निकाल दिया, वो बहुत शॉकिंग था। मतलब उन्होंने यहाँ पे पिछली बार आरसीबी से खेलते हुए क्या पिटाई करी थी लोगों को याद होगा। तो आई थिंक वंस अगेन रिकल्टन की जगह विल जैक्स मेरे हिसाब से खेलने चाहिए थे, जो मैंने पहले भी कहा था। आई थिंक रिकल्टन को काफी बैकिंग थी बिकॉज ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी फॉर्म रिसेंटली, पब्लिक ने उनको तब ज्यादा देखा है, बट मुझे लगता है कि विल जैक्स को वहाँ पे होना जरूरी है। मतलब एक खेला खिला हुआ खिलाड़ी जिसने आके यहाँ पे इतने रन मारे हुए हैं, आप उनको क्यों नहीं खिलाना चाहोगे? प्लस ऑब्वियसली ऑल्सो गिव्स यू एन ऑप्शन विद द बॉल। ईशांत शर्मा आते हैं अरशद की जगह पे गुजरात के लिए, एंड दैट मेंट कि आपकी बैटिंग काफी छोटी हो गई है। राशिद खान नंबर 7 पे आ रहे, उसके बाद कोई ऑलराउंडर तक ही नहीं है। आई थिंक ये एक वो प्लेइंग विद फायर वाला गुजरात ने टैक्टिक अपनाया है। जीत गए तो अब शायद वो चेंज नहीं करना चाहेंगे, बात करेंगे जब आरसीबी से मैच होगा उसके प्रीव्यू की इसी पॉडकास्ट में, लेकिन आई डोंट नो कितना ही चलेगा और कब तक चलेगा। खैर आज टैक्टिक्स ऑन पॉइंट थे तो इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं। पहले दिन की बात करते हैं जरा जल्दी से। देखो यहाँ पे 66 रन बनाती है गुजरात, एंड हम लोग की टैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस की बातें करेंगे इस मैच में। गिल ने बाद में ये भी कहा था कि इट वाज अ कॉन्शियस एफर्ट, क्योंकि हमें पता है इस पिच पे बाद में रन बनाने मुश्किल होंगे, तो हमें पावर प्ले में एज एग्रेसिव एज पॉसिबल जाना था। एंड सुदर्शन से भी इंप्रूवमेंट दिखाई फाइनली मुझे। आई थिंक देखा दोनों से स्टार्ट थोड़ी स्लो होती है, बट वही है कि जब दोनों 10 फर्स्ट बॉलें खेल जाते हैं उसके बाद दे गेट गोइंग, एकदम से रिकवर कर जाते हैं। इसमें जैसे ट्रेंट बोल्ट को इन लोगों ने सेटल होने नहीं दिया पावर में बिल्कुल भी, अपनी फील्ड कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहे, डीप पॉइंट और डीप स्क्वायर लेग की जगह पे कभी थर्ड मैन रखने की नहीं रखना, वो डिलेमा में हमेशा डाल के रखा हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो मुजीब भी जितनी मतलब पावर प्ले में आके नई बॉल को ग्रिप करना मुश्किल होता है, तो बॉल तेज डालने के चक्कर में जो छोटी पटक रहे थे, गिल ने बैठ के एक स्वीप करके फाइनल के ऊपर से चक्का मार दिया था। फाइनल भी क्या मतलब लॉन्ग लेग आप कह सकते हो। तो इट वाज वेरी क्लियर कि गुजरात इम्पोज कर रही है अपने आप को पावर प्ले में। ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक कॉन्शियस एफर्ट है। गिल ने बड़ा साफ साफ कह दिया कि हम बटलर को तो ऊपर पार्टी नहीं कराने वाले। तो चलो अब जो कर रहे हो कम से कम वही परफॉर्म करके दो, एंड वो उन्होंने एग्जैक्टली। डू यू थिंक गिल इज लुकिंग इन गुड फॉर्म? क्योंकि रन बहुत ज्यादा नहीं आ रहे बट ठीक रेट से आ रहे हैं। हाँ ठीक रेट से आ रहे हैं, एंड निक अच्छा लग रहा है देखने में। तो जो चैंपियंस ट्रॉफी का निक था वो कंटिन्यू कर रहे हैं, हालांकि वहां पे भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। आई थिंक जो रोल है उनको दिया गया उसमें शायद हम ज्यादा रन एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। सो क्योंकि सुदर्शन के साथ उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा मेंटल होगा इस चीज को पुल ऑफ करने का। जो अगले 4 ओवर होते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में, वहां पे सिर्फ 26 रन आते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है बिकॉज, एंड अब मैं बोलूंगा हार्दिक के लिए कुछ भी कह लो, ही वॉज द बेस्ट बॉलर फ्रॉम मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का मीम निकल के आ रहा है कि वो विदाउट द हेयर बैंड हार्दिक पांडे को मिस कर रहे थे लास्ट सीजन। इस सीजन देखने को मिला है। तो अगेन हार्दिक पांडे से हमने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी देखा था, जब और कोई प्लेयर वो ब्रेक थ्रू नहीं निकाल पा रहा था, अल्टीमेटली हार्दिक पांडे ने यहाँ पे भी गिल को आउट करके ब्रेक थ्रू निकाला। फ्रंट फुट पे पुल मारने जा रहे थे, वो उनकी टेंडेंसी है कि यूजुअली फ्रंट फुट से ही मारते हैं, एंड डीप स्क्वायर लेग को एकदम गले में कैच दे दिया था। उसके बाद सैंडर भी दूसरे से अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनके ऊपर भी मेरे ख्याल से कैच छूटता है, एंड फिर बटलर के कैच छूटते हैं, फिर स्कूप मार के चौका भी मार देते हैं उनको। तो गेम वैसे थोड़ा खुल गया था, वरना मुंबई चाहती तो यहाँ पे और जल्दी जकड़ सकती थी। फील्डिंग ना कई टीम को मार दे रहा है, ये हम देख रहे हैं। हार्दिक पांडे ने बोला भी है ना, हमने 20-25 रन एक्स्ट्रा दिए थे फील्ड के वजह से वी वर नॉट प्रोफेशनल इनफ। वो सीधा तो कटाक्ष ही मारता है वो सीधा। अगले 5 ओवर में हम देखते हैं 10 से 15 ओवर के बीच में हम लोग देखते हैं कि 48 रन आते हैं। नाउ वी सी कि गुजरात थोड़ा सा अपना मोमेंटम बना रही है, क्योंकि विकेट बहुत हाथ में थे। 8-9 विकेट आपके पास थे। यहाँ पे सुदर्शन की फाइनली 50 होती है, एंड सुदर्शन भाई मतलब कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, 250 मारी उन्होंने भी, तारीफ करना बनता है। मुझे अल्टीमेटली अपनी बैक फ्लिपर से बटलर को आउट कर देते हैं। बैक फ्लिपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉल है, जो कि आजकल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अच्छा डेवलप करने की, जब नीचे खेल रहे होते हैं। तो मैं बहुत स्टडी कर रहा था इसको भी बैठ के, तो इसको मैं ब्रेक डाउन करके बताऊंगा अगले पॉडकास्ट में। मोस्ट लाइकली कोई डालेगा तो पॉडकास्ट में बॉल लेके बताऊंगा। बेसिकली आखिरी के 5 ओवर आते आते 2 ओवर मुजीब के बचे हुए थे, 3 ओवर सत्ता के बचे हुए थे, बाकी हर बॉलर का 1-1 ओवर रहता था। बोल्ट की बात कर लो, दीपक की बात कर लो, हार्दिक की बात कर लो। तो अब ये देखो, अब यहाँ पर ही मुझे लगता है कि देयर वॉज अ बिट ऑफ हेजिटेंस इन गिविंग द बॉल टू द न्यू बॉलर्स दैट केम इनटू द टीम, मुजीब और सत्यनारायण। एंड सत्यनारायण का वंस अगेन यार मुझे लगता है अभी बहुत रॉ प्रोडक्ट है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे हो बुमराह को रिप्लेस करने के एग्जैक्टली। तो मैं तो अभी भी कहूंगा जो टीम हमने प्रपोज करी थी प्रीव्यू में कि टॉपली को होना चाहिए, वो आई थिंक कमी खल रही है। हार्दिक का दिन आज बहुत अच्छा था, ही नोज द गुजरात पिच सो वेल बिकॉज वहां पे वो खेले थे 2 साल, लेकिन ये हर बार नहीं होगा। तो आपको मतलब इवन फॉर मुझे वो विकेट लिया है, लेकिन लुक्ड वेरी पैची। प्लस आई थिंक बहुत सिंपल है ना, विघ्नेश पुथर ने
लास्ट मैच परफॉर्म करा था दैट टू अगेंस्ट सीएसके, तो आप उसको ला सकते हो, मुजीब को निकाल सकते हो, एक फॉरेन स्लॉट बचेगा, आप और ये विकेट भी ग्रिप कर रहा था हाँ चेपॉक के जैसे, ये इसमें भी था, देयर वाज समथिंग फॉर द स्पिनर्स। तो ये मुझे लगता है कहीं टैक्टिकली आप मिस आउट कर गए कहीं, मतलब बीच में तीन बॉल में 3 विकेट आते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम। बोल्ट सुदर्शन को एक बड़ी ही अच्छी इन स्विंगिंग टेलिंग यॉर्कर से आउट करते हैं, मतलब उस बॉल से भी वो एट दैट स्टेज ऑफ हिज करियर एंड इन द गेम वो कंप्लीटली बीट कर दिया उसने एक सेट बैटर को। वो बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाया सुदर्शन, जबकि वो इतने सेट हो चुके थे, 50 ऊपर पे खेल रहे थे, बट जिस तरीके से बॉल लेट इतना स्विंग करी अंदर की तरफ, कंप्लीटली बीटन फॉर द एंगल सुदर्शन, ब्रिलियंट स्टफ। तेवतिया एक बहुत ही क्लमजी आउट हो जाते हैं रन आउट, एंड ये भी हमने 2-3 प्लेयर से देखा है अभी। सेम टाइम पांडे ने जो थ्रो मारा था उसमें डेफिनेटली, बट बहुत लेजी था यार, तेवतिया बहुत कैजुअली आ रहे थे, सो आई थिंक इसमें ही ओनली हैज हिमसेल्फ टू ब्लेम। ओवरऑल हार्दिक पांड्या वाज अ स्टैंडआउट बॉलर एंड बहुत ही अच्छा टारगेट बनता है 196 का। इस विकेट पे चेस करना इतना आसान होने नहीं वाला था, एंड वही हम लोग देखते हैं जब सेकंड इनिंग्स में आते हैं। तो पावर प्ले में रोहित शर्मा को काफी मीम्स बनाए जा रहे हैं कि सिराज को निकाला था एंड सिराज ने आउट कर दिया, मोर ऑन हिम आफ्टर दिस गेम, बट इट वाज कंप्लीटली तिलक वर्मा शो। अच्छा बाद में ना, हाँ फॉर श्योर पावर प्ले में मतलब तिलक वर्मा का ही लग रहा था जो था। स्काई भी इवेंचुअली फिर पेस पे पकड़ना शुरू हो गए थे, बट रिकल्टन और रोहित शर्मा को जिस तरीके से सिराज ने आउट कराया, रोहित शर्मा का 2 सीम अप डिलीवरीज पहले डाली थी, उसी के चक्कर में एक जो डाउन द लेग साइड फ्लोट भी हुई थी। उस टाइम पर राइडू कमेंट्री में थोड़ा गुस्सा हो रहे थे कि यार इसको जस्ट सीधी बॉल डाल, तू आउट कर देगा। फिर अगली बॉल एग्जैक्टली वही होती है, वो अपनी टिपिकल जो बहुत फेमस हो चुकी है अब तो सबको पता है, वॉबली सीम डालता है हमेशा, वो पढ़ के निप अंदर ही करती है। एंड रोहित शर्मा की हमने टेंडेंसी देखी है सेम तरीके से आउट होते हुए। भाई आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड रोहित शर्मा से। एक्चुअली मोर ऑन मैंने नोटिस करा ना, एक तो विद एज फुटवर्क एंड रिफ्लेक्सेस थोड़े कम होती हैं। रोहित शर्मा इस बॉल पे यूजुअली काफी बार हमें आउट होते देखे हैं, जहाँ पे बॉल 4th स्टंप से निप करके अंदर आ रही होती है एंड कैचेस इन बाय सरप्राइज। हमेशा ऐसा क्यों होता है? अगर आप उनका ट्रिगर मूवमेंट और बैकलिफ्ट देखोगे ना, वो यूजुअली सेकंड स्लिप फर्स्ट स्लिप के आसपास से आ रही होती है। वाइल इट इज़ अ ग्रेट कहते हैं बैकलिफ्ट टू हैव, ग्रेट एंगल टू हैव, यूजुअली यही प्रेफर करा जाता है लोगों के लिए। बट उस एज पे ना फिर आपका बैट सीधा आना बहुत जल्दी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार तुम देखोगे तो रोहित शर्मा जब ऐसे बोल्ड हो रहे होते हैं तो उनका जो टॉर्सो है वो एकदम साइडवेज गिरता है, ऐसे हमेशा से साइडवेज गिरा होता है, एंड बैट जो है इट इज़ एंगलिंग टुवर्ड्स फाइन लेग। तो इट शोज कि वो एल्बो जो है इंटेंशन था वैसे खेलने का, बट आप एंगल के लिए कॉम्पनसेट नहीं कर पाए, इसीलिए आपका जो टोर्सो है वो कॉम्पनसेट करता है आगे गिर कर। तो है ये, मतलब बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं ये चीज चल रही है रोहित शर्मा। आई थिंक पॉइंट ये है ना कि यार ऊपर से रिकल्टन चल नहीं रहा, एंड ऑब्वियसली उस पर भी सवाल होंगे कि भाई आप इतना अच्छे फॉर्म में थे, अभी एकदम से ही क्या हो गया आपको, एंड आपको विल जैक्स की ऊपर प्रेफरेंस दी जा रही है जबकि वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो एक वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट एट द सेम टाइम भाई रोहित शर्मा कितने साल हो गए भाई, और उसके 80+ समथिंग सिंगल डिजिट स्कोर्स हो चुके हैं। सम गाय ऑन ट्विटर आई सॉ, उसने कहा कि दैट्स 5 सीजन्स। करते हैं, अभी बात करते हैं इसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम मैच को सम अप करें यहाँ पे, तिलक वर्मा ने रबाडा की पिटाई करी, ठीक है, मतलब स्कूप मारे हैं फील्ड को देख देख कर, फ्रंट फुट से जो चौके मारे, काफी अच्छी। या मैं अभी भी कहूँगा कि तिलक वर्मा इज लुकिंग वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स ऑफ मुंबई राइट नाउ। हाँ मतलब आई थिंक इतना एक्सप्लोसिव शायद सबको नहीं लग रहे होंगे, बट आई थिंक जिस टाइप की पिच थी that required someone to play like this, and उन्होंने एकदम वैसे ही खेला। Exactly, और अगले 4 ओवर में भी 38 रन आते हैं, ऑलमोस्ट 10 रन एन ओवर। तो यहाँ पे स्काई ने भी चार्ज पकड़ना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि मुंबई गेम से बाहर थी, ऑनेस्टली 86 रन थे 10 ओवर के बाद। आपको 110-111 रन ही चाहिए, और 8 विकेट हाथ में विद द डेप्थ दैट मुंबई हैज। नंबर 9 पे दीपक चहर आते हैं। आई थिंक यहाँ पे मुंबई ने काइंड ऑफ गेम गिव अवे भी करा है थोड़ा सा। ऑफ कोर्स ब्रिलियंट टैक्टिक्स बाय गुजरात, अभी इसकी बात करते हैं हम लोग। साई किशोर को पर्टिकुलरली एक छक्का मारा था सूर्य कुमार यादव ने खड़े खड़े, विद द एंगल ओवर कवर्स, विदाउट स्टेपिंग आउट, एंड बैट थ्रो करा था, ऐसा लगा था कि कहीं बॉल टंग ना गई हो। जब वो शॉट था ना, देन वी न्यू कि स्काई फॉर्म में है, क्योंकि उस विकेट पे जब पे बॉल ग्रिप कर रही है, अगर आप खड़े खड़े कवर्स के ऊपर से एक छक्का मार देते हो स्पिनर्स को, इट्स अ बिग शॉट। बड़ी बात है, क्योंकि वरना तो वो फ्लिक करके और अपना स्कूप करके जो टिपिकल छक्का मारते हैं फाइन लेग के ऊपर से, वो तो हम देखते ही हैं, सुपला शॉट वो तो हम देखते ही देखते हैं, चाहे वो फॉर्म में ना भी हो। ऐसे शॉट्स इंडिकेटर होते हैं कि बंदे के बैट पे बॉल अच्छी आ रही है, तो वो काफी अच्छा लगा देख के। अगले जो 5 ओवर थे, 10 ओवर के बाद से इट वाज कंप्लीटली गुजरात टाइटंस। अगले 5 ओवर में सिर्फ 32 रन आते हैं, और यहाँ पे गेम चेंजर थे हमारे प्रसिद्ध कृष्णा। जिस तरीके से उन्होंने कटर्स का यूज करा, लिटरली हर एक ब्रेक थ्रू उन्होंने कटर के थ्रू ही बना के दिया है। साई किशोर एक एंड से बॉल पकड़ के डाल रहे थे, लगातार 3-4 ओवर उन्होंने फेंके वहां पर।
जिस तरीके से हार्दिक पांड्या अल्टीमेटली आते हैं, तिलक वर्मा आउट हो जाते हैं, हार्दिक पांड्या जब आते हैं वो साई किशोर उनको एक स्टेयर देते हैं, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि अपेरेंटली थोड़ा बहुत वो है अभी भी टीम में। पता नहीं भाई, मुझे तो लगा था कि सब एकदम ठीक हो चुका है, बाद में आके साई किशोर ने बोला भी है ये चीज़ कि वो तो बोलेंगे हाँ, कि मतलब एक्चुअली में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो गले भी मिले थे हंसते एंड में, तो पता नहीं कितना एक्चुअली मैच से पहले भी बड़ा अच्छे से सब लोग थे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हो सकता है वैसे भाई, वैसे मतलब क्या रीजन था उस चीज का, इट केम आउट ऑफ द ब्लू, सिर्फ व्हाई जस्ट हार्दिक? हाँ कह सकते हो आप, मतलब वो हो एक देखो थोड़ा बहुत तो ग्रज हो गई भाई कि मतलब आपकी फ्रेंचाइज ने इतना प्यार दिया एग्जैक्टली और नई फ्रेंचाइज को आपने टाइटल भी जिताया और फिर आप जिस तरीके से गए थे, नोबडी सॉ इट कमिंग। आई एम प्रीटी श्योर वो गुजरात टाइटंस खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज होगी इस चीज से, एंड सो नेचुरली प्लेयर्स भी होंगे, ऑल्दो भाई मतलब अब भी ये चीज होना पता नहीं भाई, आई डू नॉट लाइक इट, बट वैसे मजा तो आता ही है देखने में, बट मुझे वैसे कह रहा हूँ भाई हार्दिक पांड्या को नहीं यार। मतलब क्यों भाई, हार्दिक पांड्या स्पेशल है भाई, इंडियन प्लेयर है भाई, इंडियन प्लेयर आपस में क्यों कर रहे हैं इतना? प्लस साई किशोर भाई डज ही नॉट वांट टू प्ले फॉर इंडिया? हाँ वो था भाई कि आप थोड़ा पंगे ज्यादा ले रहे हो, पर ठीक है चलो, मतलब टिल द टाइम इट इज इन गुड स्पिरिट, हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली। रॉबिन मिंस को नंबर 5 पे भेजा जाता है, एक और पॉइंट था, टू टैकल द स्पिनर्स बेसिकली विद द टर्न खेलने के लिए। राशिद और किशोर की बॉल अंदर टर्न की आएगी, ये मैचअप हमने हर मैच में देखा, कोई ना कोई ऐसी उटपटांग हरकत कर ही रहा होता है। कल आरआर के मैच में माइकल क्लार्क ने कॉल आउट करा इस चीज को कि आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा जब हिटमैन को ऊपर नहीं भेजा गया था, तो ये चीज हम देख रहे हैं एंड वो बिल्कुल नहीं चलते, लुक्ड वेरी मच आउट ऑफ प्लेस, परहैप्स अगला मैच शायद नहीं खेलेंगे। ओवरऑल हार्दिक पांड्या जब आते हैं, ही स्ट्रगल्ड सो मच कि स्काई का भी मोमेंटम रूइन हो गया, ही डिड नॉट गेट द स्ट्राइक फॉर अ लॉट ऑफ ओवर्स। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही गॉट अनॉयड, कुछ ऐसा रिएक्शन भी उनका कैच हुआ था कैमरा पे कि भाई बहुत हार्दिक पांड्या वाज प्लेइंग विद अ स्ट्राइकर आउट ऑफ 60-70 समथिंग, तो जितने में आपको रिक्वायर्ड रन रेट थी उससे बहुत नीचे लोग आ गए थे। एंड सूर्य कुमार यादव टू हिज क्रेडिट, ही इज वन बिग पॉजिटिव फॉर मुंबई इंडियंस इन दिस मैच, वापस फॉर्म में दिख रहे थे, अच्छी ले में लग रहे थे। ओवरऑल मैच बड़ा कन्विंसिंगली जीती है गुजरात, बहुत आराम से। एंड आते आते जो टैक्टिकली एकदम आउटप्ले कर दिया गया है, आपको राशिद खान से भी बॉलिंग नहीं करानी पड़ी इतनी, तो प्रसिद्ध कृष्णा का चलना वाज अ बिग गेम चेंजर। जिस तरीके से उन्होंने कटर्स को यूज करा, मैन ऑफ द मैच मिला भाई उनको, बहुत बड़ी बात है ये। एंड नाउ एक्चुअली डिस्कसिंग द होल सिनेरियो, बिकॉज देखो मुंबई 2 मैच हार चुकी है, तीसरा मैच आज आसान नहीं होने वाला, मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ, नहीं इसकी बात करेंगे प्रीव्यू में, बट जेन्युइनली इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द टफर गेम्स। एंड क्यों है वो, क्योंकि इल्यूजन बना हुआ, उसकी बात भी करेंगे। एंड एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हार्दिक ने दिया था मैच के बाद कि ओपनर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, बैटर्स विल हैव टू जॉइन द पार्टी। एंड कई लोग कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट, जैसे मैंने हरभजन सिंह का देखा, एक तो भाई ये मैंने क्रिकेटर्स का नोटिस करा है, जब वो खेल रहे होते हैं ना तब बहुत कॉल आउट करते हैं जर्नलिस्ट को, मीडिया को, कि आप ऐसे ऐसे हेडलाइंस देते हो। एंड जैसे ही ये क्योंकि अब ऑलमोस्ट सारे क्रिकेटर्स यूट्यूबर बन चुके हैं, जब ये यूट्यूब पे आते हैं दे नो कि आपको वो टैक्टिक यूज करना ही पड़ेगा। मैंने हरभजन सिंह की वीडियो में देखा है कि क्या हार्दिक भड़के हैं रोहित शर्मा पे, ऐसे बड़े ऑफेंसिव चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, बात उसमें वही होगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो है, बट जब हम में से कोई करता है तो होता है कि आप ऐसे क्यों करते हो, क्रिकेटर्स बोलते हैं, खुद भी वही कर रहे हैं। बोला था ना कि जब ये न्यूज निकल के आई थी पूरी बीजेटी के दौरान, तब उन्होंने कहा था कि कोई भी क्रिकेटर को पसंद नहीं होता अपने प्लेइंग टाइम में कि जर्नलिस्ट उनको कॉल आउट करे, बट जब वो रिटायर हो जाते हैं दे नो कि भाई करना पड़ता है क्योंकि जरूरी है। एंड अब दिस इज हाउ द प्लेटफॉर्म वर्क्स, आपको थोड़ा क्लिक बिट देना ही पड़ेगा, वरना कोई इंसेंटिव नहीं है। लाखों वीडियो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे, बट हरभजन सिंह भी ऐसे इंसान रहे जिन्होंने बहुत अपनी जवानी में बोला है, अभी वो सेम चीज कर रहे हैं। ये मैं वैसे एक नाम दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी मैच खोलते खोलते मेरे रिकमेंडेशन पे आ गई थी वीडियो, ऐसे 4 लोग और भी हैं, तो उनकी बातें करेंगे। बट रोहित शर्मा के ऊपर बेसिकली बात हम करने वाले हैं कि उनका फॉर्म खराब चल रहा है, जो तुम कह रहे हो। एक मैंने स्टैट देखा था, क्योंकि मैं दोनों तरफ से वो देखना चाहता कि क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो रोहित वालों की तरफ से ये भी आया कि ही स्टिल हैज द मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स भाई, मतलब तो वो कहते हैं कि मतलब आईपीएल में परफॉर्म नहीं करते बट फिर मैन ऑफ द मैच क्यों है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखें पिछले 10-11 सालों में तो 500-600 रन नहीं बने, एक भी अच्छा सीजन ना आना, प्लस जो मैंने कहा था कि आपके 80 सिंगल डिजिट स्कोर्स हो चुके हैं। वही मैंने ट्विटर पे देखा, एक बंदे ने लिखा दैट्स 5 सीजन्स, 5 सीजन आपने वो सिंगल डिजिट स्कोर के मैचेस से बना दिया। यस, यू हैव द मोस्ट नंबर ऑफ मैच द मैचेस, प्रॉब्ली बिकॉज आप इतने बड़े मैच विनर हो भाई कि जिस दिन आप चल गए उस दिन आप अकेले मैच जिता दोगे, तो वो टैलेंट पे तो कभी किसी ने क्वेश्चन करा ही नहीं, तभी तो भारतीय टीम के कप्तान है भाई वो। एट द सेम टाइम आईपीएल में अगर कोई भी डिफेंड कर रहा है इस फॉर्म को
कि नहीं भाई तब भी मैन ऑफ द मैच सबसे ज़्यादा है, अगर ऐसा होता तो ऐसा क्यों होता भाई। एट राइट नाउ कैप्टेंसी के अलावा मुंबई इंडियंस को कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं, एंड कैप्टेंसी भी अब रही नहीं उनकी। थोड़े और नुआंस ऐड करते हैं इस डिबेट में। हमने ये चीज़ कवर करी थी कैसे देयर इज अ बिग ऑब्जर्वेशन, एक पैटर्न आप नोटिस करोगे, जब रोहित शर्मा कप्तान बने तब से उनके रन गिर गए। हाँ ठीक है, 2013 के बाद से अगर आप देखोगे तो तब से ही उनके वो 500-600 रन कहीं बने नहीं आईपीएल में। एंड ऑल ऑफ अ सडन जब वो पिछले साल कप्तान नहीं रहे थे तो वो मुंबई के टॉप स्कोरर बन गए थे। ये एक बहुत क्लियर लेजिट पैटर्न हमें दिख रहा है यहाँ पे। इंडिया की तरफ से भी जब उन्होंने कप्तानी करी तो इनिशियली उनके पहले 1-2 साल T20s में अच्छे नहीं गए थे, बल्कि सवाल थे कि उनको निकाला जाए। टिल द टाइम ही सेटल्ड इनटू द टीम, मतलब न्यू कैसे कप्तानी करनी है इस फॉर्मेट में, एंड अपनी बैटिंग को साथ में लेके चलना है, क्योंकि आईपीएल तो 5 जीत चुके थे उससे पहले भी। देन वी सॉ द 2024 वर्ल्ड कप। अब हमें क्योंकि कैप्टेंसी का बर्डन नहीं दिख रहा था रोहित शर्मा से मुंबई की तरफ से भी, तो लास्ट सीजन उन्होंने 100 भी मारी, एंड आई स्टिल थिंक बहुत ही बिलो पार सीजन था उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो मुंबई की टीम ही कोई 10 पे थी तो टॉप स्कोर निकल के आया। तो अब लोग आर्ग्यू करेंगे कि आप 2 मैच के चलते हुए क्यों क्वेश्चन कर रहे हो इतना, क्योंकि लास्ट सीजन तो वो टॉप स्कोरर थे, तो वाई ऑल ऑफ अ सडन से 2 मैच आप जज कर रहे हो उनको। आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि लास्ट सीजन भी अगर आप देखोगे, यस वो टॉप स्कोरर थे, तो अल्टीमेटली आप स्टैटिस्टिकली देखोगे, अल्टीमेटली आप देखोगे ऑरेंज कैप विनर्स में वो कहाँ पे थे। नहीं, और सेकंड ऑफ द सीजन में बहुत डिक्लाइन आया, डिक्लाइन में वो 100 भी जो उन्होंने मारी थी भाई, देख के लग रहा था आदमी इतना ज्यादा थक चुका एंड में आता था कि आउट ही हो जाएगा। वो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा इज अ जेन्युइनली डिफरेंट प्लेयर फॉर टीम इंडिया। उसके जस्ट बाद ही वर्ल्ड कप होना था, हाँ। और उसमें एकदम ही अलग खेल रहे थे। प्लस मतलब ये हमें बहुत अच्छी चीज लगती है, क्योंकि हाँ, मतलब नाइदर वन ऑफ अस सपोर्ट्स मुंबई इंडियंस, पहली बात तो आउट एंड आउट वैसे टाइप का, पर जो मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करते दे वुड नॉट लाइक दिस भाई। मतलब अल्टीमेटली आपको रिटेन करा गया है भाई, एंड इतना ज़्यादा ड्रामा हुआ था लास्ट सीजन आपके चलते हुए, एंड मैं इसमें रोहित शर्मा की गलती नहीं कह रहा, उसमें सोली गलती मुंबई इंडियंस की थी, वो बहुत फॉर हाउ दे हैंडल्ड इट। बट इन जनरल मतलब अगर आपको रिटेन करा गया है तो पीपल विल एक्सपेक्ट यू टू टेक द टीम सीरियसली, एंड मुझे ये खुद भी लगता है कि आई डोंट थिंक आईपीएल को ऐसा है कि वो सीरियसली नहीं लेते। मुंबई इंडियंस में आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस सीजन भी। जो उनका इंटरव्यू अभी कल निकल के आया है 10-11 मिनट का, जो मुंबई इंडियंस आता है, उन्होंने कहा कि इस सीजन भी आई वांट टू डू वेरी वेल विद मुंबई इंडियंस एंड वांट टू लिफ्ट द टाइटल विद देम। मुझे अभी याद है हमने गेस्ट के साथ एपिसोड शूट करा है, एंड वो भी रिलीज नहीं हुआ है। उन्होंने हमें ऑफ द कैमरा बताया था, ही यूज्ड टू वर्क इन अ एजेंसी जो कि मुंबई की ही अच्छा, हाँ, थी, एंड उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छे ओनर्स हैं, लेकिन जब आप उन अंबानी साहब के लिए खेल रहे होते हो ना, तो बंदे के दिमाग में एक ऑटोमेटिक प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का, और वो हाई परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, एंड इफ यू डोंट लिव अप टू इट तो एक बहुत ही हार्श बिजनेस कॉल होती है, लेकिन यू हैव टू गो। प्लस आई थिंक वो बहुत हार्श कॉल अंबानी जी ऑलरेडी ले चुके हैं, एंड दैट वाज सैकिंग रोहित शर्मा एज द कैप्टन। नाउ ही इज जस्ट प्लेइंग एज अ प्लेयर, एंड अगर वहां पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे देन व्हाट एक्चुअली इज ही कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम। प्लस टीम में अगर वो सबसे ही इज द ओल्डेस्ट बैटर, तो नेचुरली सवाल आएंगे भी। हाँ, या तो यू आर नॉट हेल्पिंग योर केस बाय नॉट स्कोरिंग रन्स, एंड मेन बात वो ये ना कि 10 रन भी नहीं टप रहे भाई। अभी मेन इशू हुआ है। आई स्टिल थिंक किसी भी प्लेयर किसी भी टीम को ना सर पे चढ़ाओ ना एकदम गाड़ दो बाय द जजमेंट ऑफ 2-3 गेम्स। मुझे लगता है 3rd गेम के बाद से आप अगर 4था गेम भी नहीं चले तो आप कहते हो कि हाँ 1/3 ऑफ द सीजन अभी ऑलमोस्ट जा चुका है, फर्स्ट ओपनिंग सीजन अभी ओपनिंग फेज अभी जा चुका है, मिडिल फेज में एंटर कर रहे हैं। अब हम बताओ क्या चेंजेस करें। तो मुझे लगता है 1-2 मैच अभी मैं फिर भी दूंगा रोहित शर्मा को, बट अगर जेन्युइनली फिर भी रन नहीं आ रहे हैं ना, तो मैं तो कहता हूँ अगर इफ इट टेक्स फॉर मुंबई इंडियंस कि अगर रोहित को निकालेंगे तो टीम बेटर हो जाएगी, तो भाई ये तो हर टीम को ऐसा करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द नेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट फील दैट यार मुझे रोहित शर्मा वो टच में भी नहीं लग रहे भाई इस टाइम पे। मतलब कुछ खिलाड़ी होते हैं ना जिनका रन नहीं आ रहे, बट देख के लग रहा है भाई ये जिस दिन चल गया ना उस दिन चल ही जाएगा, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में लग रहा था। हाँ, तो मतलब बस रोहित शर्मा को देख के आई डोंट सी हिम हैविंग अ गुड सीजन। प्लस अगले 3-4 मैचेस की बात करूं, हो सकता है भाई एक में ठीक ठाक रन आ जाए। आई डोंट इवन सी हिम स्कोरिंग अ 50। तो मुझे लगता है अभी भी मुझे लगता है आई डोंट सी हिम हैविंग अ गुड गेम। हो सकता है वो वही 10 के सिंगल डिजिट में भाई मार दे तो मजा आ जाएगा भाई, पार्टी हो जाएगी। क्योंकि आई वुड लव फॉर हिम टू हैव अ गुड सीजन भाई। मतलब रोहित शर्मा के पिछले 10 सीजन से हम लोग वेट कर रहे हैं कुछ आएगा कुछ आएगा कुछ आएगा। अभी तक कप्तानी से उन्होंने 5 टाइटल डिलीवर कर दिए थे, तो यू कुड नॉट इवन रेज अ क्वेश्चन।
बट जब से वो कप्तान नहीं है होपफुली उनका सीजन अच्छा जाता है, क्योंकि जब वो परफॉर्म करते हैं तो इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा है, आगे आने वाले इंग्लैंड टूर के लिए बहुत अच्छा है, मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है, उनके खुद के फॉर्म के लिए भी बहुत अच्छा है। एक ये भी एंगल लोग कहेंगे कि यार अगर लास्ट सीजन में टॉप स्कोरर थे और उससे पहले तो कप्तान ही थे, तो ही एटलीस्ट डिजर्व्स वन सीजन जहाँ पे उनको पूरा चांस दिया जाए, फिर भी परफॉर्म नहीं करते तो अब अगले सीजन से टाटा बाय बाय। हाँ, तो मुझे लगता भी नहीं कि वो कॉल लेंगे कुछ अगर वो नहीं परफॉर्म करेंगे। आई डोंट थिंक ही विल बी बेंच्ड। इतने बड़े प्लेयर को आप अफोर्ड नहीं कर सकते बेंच करना। अब चाहे आप उसको पीआर कह लो, चाहे उसकी स्ट्रॉन्ग ऑरा कह लो, जो भी कहना आपको कह लो, बट regardless of the kind of season that he has, चाहे गंदा भी जाए, I don't see him getting benched. The fact remains कि आप अगर एज अ बैटर प्योरली खेल रहे हो, जिस क्वालिटी के आपको रिटेन करा गया, आप उन 5 लकी लोगों में से रहे हो, तो यू हैव टू परफॉर्म। मतलब फिर 400 रन से भी कुछ इतना होने नहीं वाला है, चाहे वो टीम के सबसे ज्यादा हो, बट ओपनर है भाई। हाँ भाई, मतलब यू आर गेटिंग टू फेस द मोस्ट नंबर ऑफ डिलीवरीज इन द बेस्ट कंडीशंस, एंड ऑरेंज कैप की लिस्ट में जैसे तुमने कहा कि फिर भी आप काफी पीछे थे। एटलीस्ट टॉप 5 में तो हम डिजर्व करते हैं भाई उनको देखना। मतलब वरना मुंबई नहीं जीतेगी आपको, ठीक है आपको लगता है तो रख लो, फिर आप भाई चेन्नई वाली हरकत हो रही है फिर कि हमें बस प्लेयर्स को रखना है चाहे हम जीते ना जीते, तो फिर हाउ आर यू एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट टीम? सो आई थिंक ये कॉल लेना पड़ेगा। बट नाउ लेट्स कम टू द आई डोंट थिंक इट इज अ सरप्राइज, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था प्रीव्यू में कि डोंट बी सरप्राइज्ड अगर डीसी एक बहुत ही क्लोज मैच निकालती है तो। एक एज हमने दिया था एसआरएच को शोरली, बट डीसी ने जो करके दिखाया है भाई, मैसिव रिस्पेक्ट टू डीसी एंड अ बिग वेकअप कॉल टू एसआरएच। क्या ये एसआरएच एक्सपोज हो गई है? ये एकदम से क्या हो गया है? मीम्स का भी नेचर बदल गया है कि पहले 280-300 बनाएंगे, अब होता है कि या तो बिल्कुल ही नहीं चलेंगे या तो सीधा 200 तो बना लो पहले। हाँ, एंड आई स्टिल स्टिक बाय व्हाट आई सेड, दिस इज नॉट अ सरप्राइज। हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि आपको क्या ये कोइंसिडेंस लगता है? मैं 1 साल से ये चीज कह रहा हूँ, जब पावर प्ले में इनके टॉप 3 आउट हो जाते हैं, दे डोंट हैव एन आंसर, बिकॉज जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलना चाहते हैं उसके लिए उनके पास डेप्थ नहीं है। तो ऑन मोस्ट डेज होपफुली वो अच्छा खेलेंगे एंड बहुत ही स्कैरी क्रिकेट खेलेंगे, बट जिन दिन पे वो नहीं चलेंगे यू विल सी सच ह्यूमिलिएशंस। एंड माइंड यू, मैं शुगर कोट नहीं करना चाहता, ये 2 ह्यूमिलिएशंस हुए उनके। लास्ट मैच में भी एलएसजी ने बड़ा कन्विंसिंगली 16-17 ओवर में हराया था, इसमें भी 16 ओवर में हरा दिया। इट इज नॉट, आरसीबी ने केकेआर को जैसे ह्यूमिलिएट करा पहले मैच, 4 ओवर अगर बचे और आपने तभी चेस कर दिया, देन इट्स फॉर श्योर अ ह्यूमिलिएशन। मतलब यू आर नेवर इन द गेम भाई, मेन बात वो है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि डेप्थ आपने बैटिंग में दे नहीं रखी है, बट आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, हमेशा पुल ऑफ नहीं होगा। ये सोल रीजन, सबसे बड़ा एसआरएच का इशू यही है अभी, और बाकी सारी चीजें भूल जाओ। और इसको मैं प्रूव भी करता हूँ उनके एटीट्यूड से, ठीक है? अगर हम लोग मैच के रिपोर्ट की बातें करें, पिच की बातें करें रादर, तो इस पिच पे लास्ट में जब मैच होता तो केकेआर ने 272 बनाए थे। वो वाला मैच हुआ था, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली क्या है कि रेड सॉइल पिच और ऊपर से 2.5-3 इंच की ब्लैक सॉइल की कोटिंग कर रखी है। धूप थी, डे मैच था, ड्राई विकेट थी, तो बाद में स्पिनर्स का भी रोल होना था। तो उसके चलते हम देखते हैं कि जीशान अपना डेब्यू करते हैं सिमरजीत के जगह पे, एंड एसआरएच टॉस जीत के बैटिंग करती है। सही डिसीजन था मेरे ख्याल से। डीसी में फाइनली हमारे केएल राहुल की वापसी हुई एंड काफी इवेंटफुल रही थी। जब स्टार्ट होता है, आई थिंक मैच वहीं पे खत्म हो गया था, 58 for 4 थी, पावर प्ले में खत्म था मैच। अभिषेक शर्मा क्या कर रहे थे मेरे को समझ में नहीं आया। पहले एक इजी सिंगल को वो मना कर रहे थे, और फिर हाफ हार्टेडली भागने के लिए डाइव भी नहीं मारी। आई थिंक ही वाज होपिंग कि डायरेक्ट हिट नहीं लगेगा, एंड वही हो गया। 2 माइंड्स में आ गए थे बीच पिच पे आते आते, तो उसके चक्कर में हो नहीं पाया वो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन दिया था, आई थिंक सुनील गावस्कर थे, कौन से थे कमेंटेटर, मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि देखो आप क्या लगता है आपको, देखो इनके माइंडसेट से क्या लगता है। इनको पता है कि इनमें इतना अभी स्किल है और इतना अभी अच्छा फॉर्म है कि ये लोग चौके छक्कों पे डीलिंग करते हैं। तो अंदर से एक नेचुरल रिलक्टेंस आ जाती है दिमाग में कि सिंगल लेने की जरूरत क्या है, टाइट सिंगल लेने की क्या जरूरत है, मैं चौका मार दूंगा। ओके। कभी कभी बैक ऑफ द माइंड पे सबकॉन्शियस में वो चीजें बैठी होती है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये चीज सच निकल के आती है तो, क्योंकि ये होता है कई बार। जो बाउंड्री हिटर्स होते हैं वो यूजुअली सिंगल्स में उतना बिलीव नहीं करते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं एक कैजुअलनेस आपके अंदर सेट इन कर देता है रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए। हाँ, मतलब नाउ दैट यू थिंक अबाउट इट, रोहित शर्मा भी कहाँ इतने सिंगल डबल्स लेते हैं? क्रिस गेल हाँ हमेशा से रहे हैं। जो भी बहुत बड़े पावर हिटर्स रहे हैं वो यूजुअली बहुत ज्यादा रन नहीं करते। धोनी इज एन एक्सेप्शन। हाँ, धोनी हैज ऑलवेज बीन एन एक्सेप्शन इन दिस, बट आप वैसे कभी भी देखो धोनी, डिविलियर्स, ये सब थोड़े एक्सेप्शन रहे हैं इसमें। डिविलियर्स तो मतलब ये आई थिंक मोर सो ये इंडियन प्लेयर्स के लिए भी मैं ज्यादा कहूंगा। अच्छा, ओके। ये हमने देखा है, मतलब फॉरेन में भी अब मैं एकदम से रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ
क्योंकि परहैप्स हम सोचेंगे तो हमें मिलेगा, बट इंडियन प्लेयर्स आई कैन नेम क्वाइट अ फ्यू जो कि मैंने देखा हमेशा से ऐसा रहा है उनका। रिगार्डलेस, जब ये आउट होते हैं उसके बाद ईशान किशन को टिपिकल एक सेटअप पे टेम्प्ट किया जाता है। एंड देखो अब ये मैं वर्ड टेम्प्ट बड़ा कॉन्शियसली यूज कर रहा हूँ एसआरएच के लिए। आपने डीप स्क्वेयर एक डीप पॉइंट रखा हुआ है, 2 ही फील्डर बाहर अलाउड होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है अगर डीप स्क्वेयर को डीप पॉइंट है तो आप बाउंसर ही फेंकोगे, हाँ, तभी स्क्वायर 2 विकेट पर रन आएंगे। सो ईशान किशन नोज शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी आने वाली है, आउटसाइड ऑफ स्टंप बाउंसर आती है जिसको आप चाहते तो पीछे भी खेल सकते थे क्योंकि थर्ड मैन सर्कल के अंदर थे। ही चूजेस टू कट इट फॉर अ 6। बाय चांस अब डीप पॉइंट खड़े होते, इनके हाथों में आ गई थी बॉल, बनी बनाई बॉल आई है। ऑन एनी अदर डे शायद वो छक्का हो जाता, बट वही आपने फील्ड सेटअप करके ईगो से खेला। ईशान किशन ने कहा मैं तो फिर भी मारूंगा, एंड दिस इज व्हाट यू सी विद एसआरएच। मतलब देयर इज नो पॉइंट इन, मतलब कुछ कंसर्न नहीं होना चाहिए ईशान किशन के ऊपर इस टाइम पे। नहीं, कंसर्न की बात नहीं है, इट इज जस्ट एन ईगो प्ले कि अगर मुझे पता मुझे इस तरीके से खेलना है तो आई डोंट केयर अबाउट द फील्डर्स, एंड आई थिंक वो एटीट्यूड जरूरी भी है। अगर आपको अगर आपको ऑल आउट इंटेंट से खेलना है देन यू कैन नॉट वरी अबाउट द फील्डर्स। प्लस मतलब द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन, आई नो लास्ट मैच में उनके रन नहीं आए थे बट 100 मार चुके हैं आते ही, तो आई थिंक वो उतना कॉन्फिडेंस तो हो गई अपनी एबिलिटी पे। प्लस तुम हर विकेट के साथ देखना, स्टार्क को फिर थर्ड ओवर दिया जाता है, इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक बाय अक्षर पटेल। यूजुअली 2 ओवर पे रोक देते हो। नीतीश को भी आउट करते हैं वो, नीतीश रेड्डी ने जिस तरीके से वो शॉट खेला है, आपने इतना ज्यादा पहले ही शफल कर गए। जब एक प्रॉपर बैटर ने अपनी सामने वाली टांग, एक राइटी बैटर उसने अपनी लेफ्ट टांग को ऐसे क्लियर कर दिया ना, खोल दिया, तो मतलब तुम समझो ये बंदा आज आड़ा अंधा चलाने के मूड में है। अच्छा। और एग्जैक्टली वही करा नीतीश रेड्डी ने, एंड वो चीज उनके ट्रिगर मूवमेंट से स्टार्क ने पहले ही रीड कर ली थी। इसीलिए वो उन्होंने कटर फेंकी थी, स्लोअर बॉल फेंकी थी कि मैं पेस दूंगा ही नहीं, इसीलिए वो ऊपर गई है बॉल, बॉटम पे लगी है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने पहले ही रीड कर लिया, पेस निकाल दी बॉल से सारी। अब मार के दिखाओ छक्का। स्टार का ही रिमेंबर उनने पोस्ट मैच में बोला भी, पोस्ट मैच में नहीं वाला मिड इनिंग्स में जब होता है तो उनने बोला भी था कि कटर्स का बहुत काम आया है यहाँ पे 100% में। वही बात है। उसके बाद हम देखते हैं अनिकेत को प्रमोट करा जाता है बिकॉज क्लासन को आप स्पिनर्स के लिए रखना चाहते थे, एंड इट पेज ऑफ वेल, बट आई डोंट नो व्हाट डज दिस टेल अबाउट एसआरएच स्ट्रैटेजी, बिकॉज आप जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट में खेलते हो देन स्टिक बाय इट। नो, आपको फर्क नहीं पड़ता इन मैचअप से ना, तो आप कंटिन्यू करो क्लासिक के साथ। ये पहली बार जब मुझे लगा था कि भाई ये लोग इनने ये डिसीजन क्यों लिया है, तो मुझे ये समझ में नहीं आया पर्सनली बिल्कुल भी। एंड बाद में हम लोग देखते हैं अगले 4 ओवर में भी 47 रन आते हैं, विकेट नहीं गिरता पे। अनिकेत तो क्लासन रीबिल्ड करना शुरू करते हैं, स्पिनर्स को अटैक करते हैं। वैसे कुलदीप यादव का ओवर इसमें 7 रन आए थे, बाकी सारे स्पिनर्स को, मोहित शर्मा को भी अटैक करा गया था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हेड, वो भी क्योंकि पावर प्ले में आउट हो गए थे, उनका क्या कहना है? या ट्रेविस हेड को आई थिंक नोबडी इज एंटाइटल्ड टू से एनीथिंग। जिस तरीके से जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं उसमें आप इतनी कंसिस्टेंसी अगर लेके आ रहे हो ना, यू आर अलाउड टू हैव वन बैड गेम। ऑल्दो स्टार्क ही भाई हमेशा होते हैं जो विकेट लेते हैं। कई लोगों ने कमेंट भी करा था हमारे प्रीव्यू में कि आपने स्टार्क को क्यों नहीं किसी की बैटल में रखा। आई वाज जस्ट हैविंग द फीलिंग कि शायद कहीं ना कहीं वो सी ऑफ कर लेंगे एंड स्पिनर्स को टारगेट करना चाहेंगे, एंड अभिषेक शर्मा ने तो कर ही दिया सी ऑफ, खुद ही रन आउट हो गए। बट वो थर्ड ओवर जो दिया उसी में ट्रेविस हेड का वो विकेट आया अल्टीमेटली, वरना वो आता भी नहीं है। टोटली को 6-7 बार वो आउट कर चुके हैं। उनसे पूछा भी गया था ये भाई मिड इनिंग्स में कि आप ट्रेविस हेड को 6-7 बार आउट कर चुके हैं, उन्होंने कहा परहैप्स दैट इज व्हाई ही डज नॉट वांट टू टेक स्ट्राइक अगेंस्ट। एग्जैक्टली, तो वो तो हमने पिछले साल आईपीएल में देखा ही था। जो 10 से 15 ओवर का जो फेस था ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिर्फ 35 रन आते हैं यहाँ पे। अब वन सेकंड, एसआरएच की जो मेंटालिटी रही है कि वी डोंट केयर कितने ओवर बचे, कितने विकेट बचे, हम अग्रेसिवली ही खेलेंगे। आज मुझे डीसी की सबसे बड़ी जीत पता है क्या लगती है? आपने एसआरएच की ईगो को मार के उनको अपने घुटनों में बैठाया। अब खेलो वैसे, अब खेल के दिखाओ वैसे। और इसको मैं वन सेकंड प्रूव करता हूँ। अनिकेत का देखो, आज एक तो इतनी क्लीन हिटिंग करी है बंदे ने, मजा आ गया भाई। जीशान और अनिकेत इतने बड़े पॉजिटिव्स रहे एसआरएच के लिए। इस हार में भी कुछ अच्छी चीजें निकल के आई एसआरएच के लिए। अब देखो इसमें होता क्या ना, अनिकेत को भी अगर आप नोटिस करोगे तो there was a big part of his phase, big phase of his innings की जहाँ पे उनकी स्ट्राइक रेट 200 से नीचे की ही थी, राउंड अबाउट 150 के आसपास एवरेज कर रहे थे वो। तो जिस बंदे ने आपके लिए सबसे ज्यादा रन मारे हैं ना, वो भी मिडिल फेज में विकेट बचाकर खेल रहा था। एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व ये एसआरएच के एक्सपीरियंस बैटर के लिए हो सकता है। क्लासन अल्टीमेटली आउट होते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से इनका लोअर ऑर्डर क्रम्बल करना शुरू करता है। अभिनव जब आए थे 9 ओवर बचे हुए थे, आपको लिटरली दिख रहा है लॉन्ग ऑफ वहां पे स्पिनर के लिए खड़ा कर रखा है और आपको जानबूझ के ऊपर बॉल पिच करी जा रही है कि आप मार के दिखाओ। आपने फिर वही ईगो प्ले, आपने फिर भी कहा कि नहीं मैं मारूंगा, क्लियर करूंगा, आप आउट हो गए। अब क्या वो शॉट सिलेक्शन उस टाइम पे वैलिड था? अगर आप कहोगे एसआरएच जिस तरीके से खेलती है दे डोंट केयर, बिल्कुल वैलिड था, क्योंकि दे आर बीइंग ट्रू टू देयर आइडेंटिटी। सेकंड पॉइंट ये आता है, एंड दिस इज वेयर आई एम ऑलवेज वरीड कि एसआरएच
स्कैरियस्ट टीम है लेकिन क्या बेस्ट टीम है, आई डोंट नो. कि आपकी आइडेंटिटी बहुत रिजिड है एंड एक चैंपियन होने के लिए ना अडेप्टेबिलिटी जरूरी होती है. एग्जैक्टली. तो अब हम देखते हैं कि जब मनोहर आउट हुए हैं, वो अभिनव आउट हुए हैं, एग्जैक्टली वही रीजन है. आप चाहते आपके पास 9 ओवर थे और आपके पास कोई बैटर नहीं था. इसके बाद नंबर 8 पे कोई बैटर है नहीं. तो आप अब प्ले आउट करो ना, अब अडेप्ट कर लो ना. वो क्यों ईगो प्ले में पड़ रहे हो कि हम तो ऐसे ही खेलेंगे. लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी इज व्हाट किल्ड SRH चांसेस अगेंस्ट KKR लास्ट सीजन. KKR ने भी 270 बनाए थे लेकिन दे न्यू हाउ टू वेट ऑल्सो. तो आई थिंक वो एक चीज मिसिंग अभी दिख रही है. पैट कमिंस का भी एग्जैक्टली हुआ भाई. पैट कमिंस से बैटिंग करने के लिए आए थे, इतना एक बड़ा डिलेमा था उनके दिमाग में. इट वाज सो पोएटिक टू सी. जब वो आते हैं तो इनिशियली कुलदीप यादव को ब्लॉक ऑफ करना चाह रहे थे सिंगल्स के लिए, एंड बाय द एंड ऑफ द ओवर क्योंकि डॉट बॉल्स बहुत बन गए थे तो उसी ओवर में वो सोचते हैं कि अब मैं एक रिलीज शॉट खेलने जाऊंगा, बैकफुट पे स्लॉक करने जाते हैं और वहीं पे आउट हो जाते हैं. एक वो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में कि मैं प्ले आउट करूं इनिंग्स को या फिर हम जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं वो खेलूं. भाई आई थिंक बहुत सही चीज़ ये बोली है, क्योंकि मतलब इवन इफ आई ड्रॉ पैरेलल्स, मेरे को फुटबॉल में रियल मैड्रिड पसंद ही इसलिए थी भाई क्योंकि चैंपियंस अडैप्ट भाई. जब भी वो जीतते हैं ना तो यू डोंट हैव टू प्ले इन अ सर्टेन मैनर इन एवरी सिचुएशन. कहीं ना कहीं आपको चेंज करना पड़ता है. अब प्रॉब्लम पता क्या है, अगर SRH अब अडैप्ट कर जाएगी ना तो जो उनकी पूरी PR बन रही है वो सब चेंज है. हाँ वो सब में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. हाँ यार, बट ये भी होता है ना, मतलब अगर आपके 10 ओवर में ही इतने विकेट गिर चुके हैं तो आपको कुछ ना कुछ करके निकालने तो है ही ना. लाइक देयर इज नो शेम. मतलब अनिकेत वर्मा, अगर हम लोग कह रहे हैं कि बेस्ट प्लेयर निकल के आए हैं तो उनने भी तो वो चीज करी थी. एग्जैक्टली. पर उसके बाद वो बेस्ट प्लेयर तभी निकल के आए क्योंकि ही प्लेड द सिचुएशन. यार इन सब के चक्कर में आपको मुल्डर लाना पड़ेगा. हाँ अल्टीमेटली आपने करा क्या, वही करा ना. एक 8वां बैटर लेना पड़ा. तो यही तो हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं, तो वो लोग सुनते ही नहीं. प्लस आइडेंटिटी तो फिर उन्होंने वापस वहीं पे भी लूज कर दी ना. आपका जो प्लान था आपने डगमगा है अब. अरे DC की सबसे बड़ी जीत आज यही है भाई. आपने सबसे डरावनी टीम को आज उनके घुटनों में बैठाया है. उनकी ईगो तोड़ी आज आपने. इवन LSG डिड नॉट रियली डू इट क्योंकि तब पहला मैच जो हारे थे. आज तो जो चेंज करा है भाई, मतलब हैट्स ऑफ. अल्टीमेटली अनिकेत वुड बी द स्टैंड आउट. कुलदीप यादव ने बड़ी अंडररेटेड बॉलिंग करी भाई पहले इनिंग में. कुलदीप यादव वो फाइफर भाई, उस बंदे ने स्टार्ट तो भाई चलो पागल आदमी. वो पहले 3 ओवर में गेम खत्म कर दिया था ना उन्होंने. उसके बाद आके ही रैप्ड अप द टेल. बट ऑल आउट हो जाते हो यार आप. इट वॉज शेमफुल. बट सेकेंड इनिंग्स में वन सेकेंड पावर प्ले में ही गेम खत्म. 52 रन बन चुके, एक विकेट ही नहीं गिरा है. टारगेट ही आपका 160-170 का है. आप अभिषेक शर्मा से 2 ओवर डलवा रहे हो. हाँ फिर से वही ट्राई करा आपने. क्या देखो, एज एन इंडियन आई एम वेरी हैप्पी कि उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है वहाँ पे. बट अगर मैं SRH फैन की तरह बात करूँ तो आप क्या स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली पैट कमिंस, क्योंकि पता है पैट कमिंस की कप्तानी को लोग यूजुअली कॉल आउट करते नहीं है, बट बहुत फ्लॉज रहे हैं ओवर द इयर्स. इन द बिगेस्ट ऑफ द स्टेजेस ही हैज बीन वेरी क्लच फॉर श्योर. बट ऐसा नहीं है कि फ्लॉज नहीं है. मतलब T20 में तो जेन्युइनली क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर. आई थिंक पॉइंट वही है कि अल्टीमेटली जब वो चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, किसी कोई उन्होंने डिसीजन ले लिया और वो चल गया, तो फिर वो बन जाता है भाई पैट कमिंस की कप्तानी गजब कर दिया उनने. पर वो जब नहीं चलता, बिकॉज ही हैज वन सो मेनी ट्रॉफीज फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड बिकॉज ही कैरीज हिमसेल्फ लाइक दैट, इससे लोग कभी कभी कॉल आउट नहीं करते उन छोटी छोटी चीज़ों को. एक जो स्टैंड आउट रहेंगे परहैप्स, क्योंकि अगले फेज में भी हम 6 से 10 ओवर की बात करें तो 44 रन आते हैं. 11 रन पर ओवर, जब रिक्वायर्ड रन रेडी 8-8.5 की थी. तो पैट कमिंस की पिटाई हुई है. कटर्स डाल रहे थे. फैफ डु प्लेसिस ने आज जो सबको खींचा है लपेट के आउटसाइड ऑफ स्टंप जो स्क्वायर लेग पे चौके मारे हैं. वंस अगेन एक्सपीरियंस दिखता है कि फील्ड के साथ कैसे आप खेलो. मतलब वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ 40-year-olds जिनका गेम थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है. बट फैफ डु प्लेसिस, मतलब आई नो लास्ट मैच उनका अच्छा नहीं गया, लास्ट सीजन भी कुछ खास अच्छा नहीं गया. देखते हैं बट यहाँ पे इनिंग्स बहुत अच्छी थी भाई उनकी. देखते हैं. जीशान ऑल्दो वाज वेरी इंप्रेसिव. पहले 2 विकेट उन्होंने सेलिब्रेट भी नहीं करा था. एंड काफ़ी अच्छी टिपिकल लेग स्पिनर्स वाली डिलीवरी उन्होंने फेंकी है. फ्लाइट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रही है बॉल, लेटिंग द बॉल टर्न. गूगली भी उन्होंने करके दिखाई, वो भी इंप्रेसिव साइंस थे. विग्नेश एंड जीशान, अगर 2 स्पिनर्स अच्छे निकल के आते हैं अगले 5 सालों में, क्या पता खेलते दिखे हमने तो. ऑल्दो आई थिंक जीशान की एज थोड़ी ज्यादा है, 24. अरे जीशान वो है भाई, जीशान अंडर 19 वर्ल्ड कप उनके साथ खेला हुआ है, पंत, ईशान किशन, इन सब के साथ. तो उसकी राइट, तो वही मतलब आई थिंक 24-25 के हैं वो मेरे ख्याल से. KL राहुल बैटिंग करने के लिए आता है और जो छक्का लगाया था शमी को आते ही, छक्का और एक चौका भाई साहब, एक बहुत ही एक एंटी क्लाइमेटिक तरीके से आउट हो गया. राउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया जीशान ने एंड फाइनली ही सेलिब्रेटेड. है भाई KL राहुल को निक अच्छा दिख रहा है.
चैंपियंस ट्रॉफी से कार्य हो रहा है, लेकिन ही हैज टू स्कोर। एक जो होता है ना किसी खिलाड़ी के साथ कि वो थोड़े एम्बैरेसिंग वे में आउट होता है, हाँ एग्जैक्टली, राहुल के साथ समहाउ हमेशा वो चीज होती है भाई। हमने बीजीटी से पहले देखा था जब वो इंडिया ए की तरफ से खेल रहे थे तो उनकी टांगों के बीच में से बॉल चली गई थी, वो आउट हो गए थे। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में आती जो उन्होंने छक्का मारा था भाई, लगा था ये टीजर दिखा दिया उन्होंने कि आगे का सीजन कैसा होने वाला है, बट अल्टीमेटली फॉल्टर्स। एंड आई थिंक यहाँ पे ऑल्दो नॉट अ साइन ऑफ कंसर्न बिकॉज अभिषेक पोरल ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी है। एंड एसआरएच के लिए भाई मतलब इट इज़ अ वेकअप कॉल, नाउ यू हैव टू मेक अ जेन्युइन चॉइस। पहला मैच हारे थे तो लोग कह रहे थे कि एक मैच हार गए तो लोग सब सर पे चढ़ गए हैं, बट पॉइंट पता है आज अगर मैच जीत गए होते ना तो भी वो क्वेश्चन रहता कि जब वो बुरा दिन आता है आपका तो आपके पास प्लान बी है कि नहीं है, या फिर आप में इतनी ईगो है कि आप प्लान ए पर ही स्टिक करोगे। हाँ वो अडेप्टेबिलिटी अब आपको देखो थोड़ी अपनी पीआर कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। फिर वो 300 की जो बातें हो रही हैं फिर इट विल नॉट कम इन एवरी गेम। एंड प्लस जो विकेट्स हमें बनते हुए दिख रही हैं, आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस सीजन जो बैटिंग के स्टार्ट्स होंगे वो पिछले साल से गिरेंगे ही गिरेंगे। इनका अगला मैच किससे है? केकेआर से भाई, और वो भी ईडन गार्डन्स पे, और वो उसमें बोल रहे हैं कि टर्नर बनाने वाले इस बार। अगर ये लोग अगला मैच भी हार जाते हैं ना देन 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस विल बी अ लॉट भाई। उसके दिन कुछ ना कुछ तो कॉल लेनी पड़ेगी। आई थिंक केकेआर वाला गेम में से डूड है। हाँ आई स्टिल थिंक नेक्स्ट मैच में शायद ये वैसी एकदम मेजर कॉल ना ले, बट अगर नेक्स्ट भी हार जाते हैं भाई द प्रेशर विल बी टू मच। एंड बाय नो मींस आई एम सेइंग कि आप अपना गेम प्ले सैक्रिफाइस करो। मुझे एसएच की सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि उनकी जो आइडेंटिटी है बड़ी फियरलेस है। बट अगर पावर प्ले में 3 विकेट गिर गए और आपको पता है कि आपके पास बैटिंग डेप्थ नहीं है और आप अपने टॉप 3 पे रिलाई करते हो इतना हेविली, तो भाई अडाप्ट कर जाओ। इतना ईगो पे लेने की जरूरत ही नहीं है चीज। रिगार्डलेस लेट्स कम टू द लास्ट गेम जो कि हुआ आरआर और सीएसके के बीच में। यस सर। एक मैंने मीम देखा था तिहाड़ क्लासिको। तिहाड़ जेल तो तिहाड़ क्लासिको दोनों टीम्स के लिए। तो तिहाड़ बोलते हैं तिहाड़ होता है शायद, जिनको जो क्राइम में ज्यादा जो गए वो बता दे हमें कि क्या बोलते हैं एग्जैक्टली तिहाड़ क्लासिको के लिए। भाई अच्छा नाम है वैसे, हाँ बढ़िया तिहाड़ क्लासिको। इसमें बेसिकली लास्ट मैच था स्टेडियम का आसाम में, एंड ड्यू फैक्टर ऑफ कोर्स क्योंकि होता है पिच बेटर थी केकेआर वाले मैच से ये, तो टॉस जीत के बॉलिंग करने का सेंस था एंड गायकवाड ने एग्जैक्टली वही करा। आई थिंक कोई इशू नहीं था इस चीज में, द करेक्ट डिसीजन। आरआर की तरफ से भाई आरआर की मैं इतनी तारीफ करना चाहता हूँ आज के मैच में। हमने जो भी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करी थी लास्ट गेम में सबसे सीखा है आरआर ने यार। हाँ। आज मैनेजमेंट ने इतना इंप्रूवमेंट दिखाया है अपनी डिसीजन मेकिंग में कि तारीफ करना बनता है आरआर का। ऑन द अदर हैंड चेन्नई ने भी 2 चेंजेस करे एंड इट वाज वेरी अनलाइक चेन्नई सुपर किंग्स इन माय ओपिनियन। एंड एक बहुत बड़ा क्लियर पैनिक मुझे दिख रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स इज नोन टू बी दैट टीम जो कि सीजन के एंड तक लोगों को बैक करती है। सिर्फ 2 मैच के बाद अगर आप किसी को चेंज कर दो, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। सैम करन और दीपक हुडा बाहर हो जाते हैं, ओवर्टन और विजय शंकर अंदर आ जाते हैं। नॉट सेइंग कि अच्छा है बुरा है, पर इट इज वेरी अनलाइक चेन्नई सुपर किंग्स। आप 2 मैच के बेसिस पे क्या ही जज कर रहे हो किसी बंदे को यार। आई थिंक इट इज वेरी अनफेयर। 2 मैच के बेसिस पे बहुत लोग नहीं चले, तो वाई दोस 2? राहुल त्रिपाठी क्यों नहीं आउट हुए फिर? गायकवाड को ओपनिंग करने दो ना। दुबे क्यों नहीं हुए? दुबे तो वैसे इम्पैक्ट प्लेयर रहते इस बार, या तो इम्पैक्ट प्लेयर ही रहते हैं ज्यादा तो है। मतलब यार ये सवाल रहेंगे आपके ऊपर। आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ा सा पैनिक कर रही है और ये दिख रहा है मुझे, चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट इनिंग्स की हम लोग बातें करें 79 रन आते हैं पावर प्ले में एंड इट वाज कंप्लीटली नीतीश राणा शो। 50 तो अपनी पावर प्ले के अंदर ही मार देते हैं। कितनी बढ़िया उन्होंने बैटिंग करके दिखाई। जरा मैं ब्रेक डाउन करता हूँ टैक्टिकली। पहली बात तो जो जायसवाल जिस तरीके से आउट हुए हैं ये मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगा, बिकॉज मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। ये बहुत एक टिपिकल सेटअप होता है बैटर्स का, क्योंकि बचपन में जब खेलते हो लोअर लेवल पे तो विकेट्स इतनी अच्छी होती नहीं है, पिचेज इतनी अच्छी होती नहीं है, इतनी पाटा विकेट होती नहीं है, तो उससे आपको स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि जब तक बॉल मुंह के नीचे नहीं होगी आप ऑन द रेस ड्राइव मत मारना। एंड खलील ने 2-3 बॉल ऊपर फ्लोट कराई, ड्राइव इंड्यूस कराया जायसवाल से, फिर एक बॉल को थोड़ा पीछे खींचते हैं। वो ऐसा नहीं कटर डाली थी, सीम अप डिलीवरी थी, थोड़ा पीछे खींचते हैं। एंड क्योंकि विकेट थोड़ा फंस रहा था, ये हमने केकेआर वाले मैच में भी देखा था, बॉल अच्छे से ऑन द राइज आती नहीं है। जायसवाल का बैट ऐसे जिस तरीके से जायसवाल ने अपना बॉटम हैंड छोड़ दिया था, एक ही हाथ था, और फॉलो थ्रू अपने एक हाथ से करा है, इट शोज कि उन्होंने बैट फेंका था अपना। इस आई थिंक सीजन से पहले तुमने कहा था कि यू डोंट सी जायसवाल हैविंग अ ग्रेट सीजन। हाँ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट भाई? क्योंकि वो सही होता दिख रहा है अभी तक। मेरा वो मैं बहुत अच्छे बताऊँ तो वो इंट्यूशन बेस्ड था। बट अगर हम लोग इसको टैक्टिकली भी देखें तो ये भी चीज़ मैंने बोली थी कल लाइव स्ट्रीम में कि जायसवाल इज दैट गाय हु इज ट्राइंग टू कम रियली हार्ड एट यू। तो उसमें ना कई बार ऐसा होता है कि जब बंदा अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ इनपुट देना चाह रहा है तो इट इज़ वेरी इजी टू कीप थिंग्स सिंपल एंड गेट हिम आउट। अगर आप तीनों मैच देखो, लास्ट मैच केकेआर वाला भी
एक हार्ड डिसमिसल हुआ, स्टेप आउट करके छक्का मारने जा रहे थे तब आउट हुए। इस वाले मैच में भी ड्राइव फेंक दी बिकॉज यू वांटेड टू स्कोर। जायसवाल के साथ एक चीज हमें T20 में देखने को मिलती है कि ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज एवरी बॉल। अगर मुझे लगता है वो अपने आप को एक मैच के लिए दिमाग बना लें कि मैं 6 ओवर अपने आप को दूंगा, अब सैमसन आपकी जिम्मेदारी, आप मार के खेलो। आई थिंक वहाँ पे चेंज दिखेगा आपको, थोड़ा बहुत चेंज तो दिखेगा। प्लस अभी घर पे खेलने वाले, यहाँ पे पिच थोड़ी फंस भी रही थी, तो आप इतना क्वेश्चन कर भी नहीं सकते हो। अभी बेटर विकेट्स मिलेंगे उनको होपफुली खेलने के लिए, तो आपको ऑन द राइट शॉट्स भी आते हुए दिखेंगे। आई जस्ट फील, मेरा तो वो इंट्यूशन बेस्ड ज़्यादा था, बट व्हेन अ बैटर इज ट्राइंग टू कम दैट हार्ड ऑन यू, तो बॉलर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने का। प्लस मतलब जब तक आप एकदम परफेक्ट टच में ना हो, तो T20s में तो स्पेसिफिकली ऐसी अप्रोचमेंट्स ऑलवेज हाई रिस्क हाई रिटर्न में नहीं चलता। हाँ एग्जैक्टली, तो वो वाली बात भी है। जिस तरीके से नीतीश राणा अश्विन की पिटाई करते हैं, 2 छक्के मारे थे पोडियम पे गाड़ी के स्वीप करके। आज पता है अश्विन की वो वीडियो रिलीज हुई चैनल पे, उसमें मतलब अभी उन्होंने क्या कर रखा है, चेन्नई वाले मैचेस के लिए जो तुरंत लाइव स्ट्रीम करनी होती है उसमें अश्विन नहीं होते नेचुरली, तो उन्होंने एक पैनल बैठा रखा है। उस पर कमेंट्स में देखा तो उसमें कई लोग आए कि वी लव यू एश शर्मा, लेकिन इस वक्त आपको टीम से हट जाना चाहिए। कि दैट इज द बेस्ट थिंग यू कुड डू फॉर द टीम। अश्विन को भाई मुझे तो बहुत अजीब, एक पेसर को ले आओ, कंबोज वगैरह को ले आओ, और अश्विन आपको हट जाना चाहिए। ओके तो मैं वही कहूँगा कि किसी को बंदे को भी आप 1-2 मैचेस के बेसिस पे जज मत करो। एंड अश्विन ने भी फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दोनों मैचेस में वही तभी मुझे लग रहा है कि ऐसा अश्विन को काहे बोल रहे हैं भाई निकालने को। नहीं, मैं आई थिंक थोड़े लेजिट क्वेश्चंस हैं भाई, मुझे लगता है अश्विन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे सीएसके के लिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग बट बिकॉज बैटिंग। इनकी वैसी बैटिंग इतनी मरियल हो रखी है मिडिल और लोअर ऑर्डर में कि आपको एटलीस्ट लंबाई तो चाहिए बैटिंग में। फेयर पॉइंट। देखते हैं अभी इसका बेसिकली इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज़ नीतीश राणा से। नीतीश राणा रन्स क्रिएट करें, उनको दिए नहीं गए हैं, ये बहुत बड़ी तारीफ है उनकी। मतलब खलील अहमद, जेमी वॉर्टन को मैं देख रहा था कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलें डाल रहे थे, मैंने लाइव स्ट्रीम में भी कहा था शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल के लिए अगर आपने फील्ड सामने से जा रखी है, यू हैव नॉट डन समथिंग वेरी बैड। हमने कितने लोगों को देखा है इस, मतलब विराट कोहली को केकेआर का देखा था, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को आउटसाइड ऑफ स्टंप कवर से ऊपर से पंच कर दिया चौका। यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर इट, फील्ड अपने डीप रख रही हुई इसके लिए। नीतीश राणा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे बॉडी का मूवमेंट इतना अच्छा था, रिदम इतनी अच्छी थी, बाउंसर नहीं है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है, उसके भी अंडर नहीं ताकि उसको पीछे अपर कट कर रहे थे। तो उन्होंने रन क्रिएट करे फील्ड के साथ खेलते हुए, क्योंकि थर्ड मैन अंदर थे, क्योंकि कवर्स के पीछे एक डिफील्डर रखना था, मिड विकेट पे एक डिफील्डर रखना था, तो प्लेइंग विद द फील्ड ही रिलेटेडली क्रिएटेड रन्स। ये ट्रू बैट्समैनशिप होती है, आप कैसे इनोवेट करते हो T20s में। बट उसके बाद जो अगला फेज था, अगले 4 ओवर में रन ही नहीं आते। अश्विन विद 2 ग्रेट ओवर्स, नूर विद 2 ग्रेट ओवर्स, सब 10-10 रन देते हैं दोनों, और नूर को विकेट भी मिल जाता है। नूर अहमद वन सेकंड इज दैट गाय, जो कि चेन्नई में जो उनका एवोल्यूशन हो रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है। जीटी में ऑलरेडी सबको पता था कि आदमी अच्छा खिलाड़ी बनेगा जब वो राशिद को धीरे धीरे सरपास करने लग गए थे, बट यहाँ पे आगे अगर आप जडेजा और अश्विन के सामने भी अल्टीमेटली यू आर टेकिंग दी पर्पल कैप एंड फ्रंटलाइन स्पिनर आप निकल के आ रहे हो, देन यू हैव ऑलरेडी डन। सैमसन को क्या कहें भाई? सैमसन को क्या कह सकते हैं भाई, मतलब जब भी लगता है ये आदमी कुछ ना कुछ, जैसे पहला मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा था, सेकंड मैच में ही डिड नॉट, थर्ड मैच में ही डिड नॉट, फोर्थ में देखते हैं क्या होता है। बट आई थिंक जहाँ पे भी हो जाए, फ्रेंचाइज में भी जाए, मतलब यूजुअली हम लोग देखते हैं उनका स्टार्ट बहुत ही अच्छा होता है, इस बार तो स्टार्ट भी बहुत ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा। देयर इज ऑलवेज दैट प्रॉब्लम विद हिज कंसिस्टेंसी, एंड वो लोग सैमसंग हेटर कहेंगे चाहे जो भी कह ले, बट ये जेन्युइन चीज़ है भाई, ये है तो है ही। अगले 5 ओवर में क्या होता है, 46 रन आते हैं, एंड यहाँ पे हमें स्पिन ट्रू अपने पूरे प्ले पे दिखते हैं। जडेजा 2 ओवर फेंकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 10 रन आते हैं उनके, एक बड़ा ही क्रूशल विकेट लेते हैं, पहला विकेट उनके इस IPL सीजन का। अश्विन भाई थोड़ी फिर पिटाई होनी शुरू हुई थी जैसी, तो नीतीश राणा को देखते हैं पॉज करना शुरू करते हैं अपने एक्शन में। उस पॉज के चलते उनको दिखता है कि नीतीश राणा स्टेप आउट करने वाले हैं, बॉल आउटसाइड ऑफ वाइड फेंक देते हैं, धोनी डज द रेस्ट। यही प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए हमें एक्सपीरियंस। प्लस आई थिंक बहुत खुश लग रहे थे भाई अश्विन ने जैसे सेलिब्रेट करा था, बहुत पहले बहुत पीटा नीतीश राणा। हाँ भाई, आई थिंक नीतीश राणा की वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स थी भाई, स्पेसिफिकली ऑन अ पिच लाइक दिस, जहां पे हाँ एक्चुअली राइटफुली आपको मैन ऑफ द मैच इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी वैसी टाइप की इनिंग्स और किसी, क्योंकि और किसी RR बैटर ने तो ऐसा कुछ खास परफॉर्म करा नहीं, अगर इनकी इनिंग्स नहीं आती तो वो टारगेट जो 183 का मिला था अल्टीमेटली वो 160 150s में मिलता आपको। एग्जैक्टली। ध्रुव जुरैल आते हैं, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। वंस अगेन आई थिंक अ बैड चॉइस ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि नूर अहमद आपके लिए राउंड द विकेट आ रहे हैं और वहां से उनकी बॉल ही इज एंगल्ड इट अक्रॉस योर बॉडी। तो अगर बॉल ऐसे आ रही है तो इट्स बेटर कि मैं एंगल के साथ खेलते खेलते उनको कवर्स के ऊपर से शॉट मारूं। बॉल ऐसे आ रही है, सो आ रही है, उसका टर्न होकर अंदर नहीं आएगी, गूगली फेंकी थी तो और बाहर ही जा रही थी, उस पर आप सीधा मारने जा रहे थे,
एज लगता है ना, आउट हो जाते हो, तो ट्रैजेक्टरी को रीड करने में प्रॉब्लम हो गई, एंड हसरंगा को फिर ऊपर भेजा जाता है। हाँ, एंड ये एक वन सेकंड, आई डू नॉट गेट इट, हेटमायर को ऊपर क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्योंकि हेटमायर एक प्रॉपर बैटर है, रिटेन हुए, हसरंगा को आप क्या ट्रीट कर रहे हो भाई? कोई आंसर है तुम्हारा? क्योंकि आई थिंक आई हैव फिगर्ड एन आंसर फॉर दिस। आई थिंक प्रॉब्लम वही होगी कि शायद स्पिन के अगेंस्ट उतना ज़्यादा जल्दी वो एक्सपोज नहीं करना चाह रहे होंगे उन्हें। इट्स अ फेल्ड स्ट्रैटेजी। मतलब मुझे ये लगता है भाई कि फालतू में T20 गेम जितना कॉम्प्लिकेटेड, ऑलरेडी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये लोग जबरदस्ती में ज्यादा ही थिंकिंग कर रहे हैं उसके पीछे। ये एक चीज है जो कि आर ने आज इंप्लीमेंट नहीं करी। अपार्ट फ्रॉम दैट, नीतीश राणा को ऊपर भेजना, नंबर 3 पर। बॉलिंग की बातें करेंगे, बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए, हर स्ट्रैटेजी में इन लोगों ने अच्छा करके दिखाया। इनफैक्ट जो चीज़ हमने कही थी, जिसके लिए हमें क्रिटिसिज्म मिला था पहले मैच के बाद, कि शुभम दुबे नहीं खेलेंगे, वो हुआ ना अल्टीमेटली, क्योंकि आपको नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए और 6 बॉलर चाहिए। उसके लिए अगर शुभम दुबे कॉम्प्रोमाइज होंगे तो होंगे, टेम्पलेट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बट मतलब हेटमायर आपके सबसे बाय फार दी मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटर है इनके पूरे लाइनअप में, एंड अगर उनको ही उतनी बॉलें खेलने का मौका नहीं मिल रहा, इसमें हेटमायर को क्वेश्चन किया जाए कि उनको खुद लग रहा है कि एक्सपोज नहीं हो जाए, या फिर मैनेजमेंट को लग रहा है, या फिर कप्तान को लग रहा है, जिनको भी लग रहा है भाई बहुत फालतू तो अब तो देखो, मैंने फिगर्ड दिस आउट, क्या आई हैव नॉट सीन एनीवन स्पीक दिस। अगर आप लास्ट 2-3 साल उनके एनालाइज करो अश्विन के साथ, अश्विन यूज्ड टू प्ले एज अ फ्लोटर, वो रोल दिया गया हसरंगा को। अच्छा, ओके, बट मतलब जरूरत अश्विन का नंबर 4 बनने का सेंस थोड़ी बनता था। हाँ, नहीं, पर जरूरत क्या है इसकी? वो है, दे आर बीइंग ट्रू टू देयर स्ट्रेटजी फ्रॉम देयर गुड सीजंस, तो वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं उस चीज को। पर नंबर 7 पे हमें देखने को मिले, नंबर 8 पे देखने को मिले हेटमायर। लास्ट मैच में तो आर्चर भी उनसे ऊपर बैटिंग करने आ गए थे, यहाँ पे हसरंगा उनसे ऊपर बैटिंग करने आ गए। हसरंगा को एग्जैक्टली वही रोल दिया गया जो अश्विन के पास था। मतलब मुझे अल्टीमेटली बस क्वेश्चन फिर ये आता है कि भाई आपको फिर ऐसा टाइप का प्लेयर जो कि इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो जिनको आप पे, फिर ही डज नॉट डिजर्व टू बी रिटेन्ड। मतलब फिर आपने या तो रिटेंशन में फिर प्रॉब्लम क्रिएट या तो ट्रस्ट दिखाओ। हाँ, वो आई एग्री। आखिरी के 5 ओवर में वंस अगेन गायकवाड का कैलकुलेशन अच्छा था, 3 ओवर पथिराना के बचे हुए थे, तो दे वर वेल प्रिपेयर्ड, एंड वो दिखा भी। सिर्फ 37 रन आते हैं पथिराना के ही लास्ट ओवर में, सिर्फ 7 रन आपको दिखते हैं वहाँ पे। जिस तरीके से सीएसके ने बॉलिंग करियर डेथ ओवर्स में, इट वाज कमेंडेबल। खलील अहमद के भी ओवर में आई रिमेंबर 2 विकेट आए थे। जॉफर आर्चर आउट हो जाते हैं, हेटमायर वही इतने नीचे आके कुड नॉट मेक एन इम्पैक्ट। 15-16 बॉलर पे 19 रन उन्होंने बनाए। स्ट्राइक रेट भी अच्छी नहीं थी और कोई इम्पैक्टफुल इनिंग्स भी नहीं खेली उन्होंने। टारगेट आई वुड स्टिल से जो अल्टीमेटली बना 182 का, इट वॉज अ डिसेंट टारगेट एट दिस। डिफेंडेबल था। एंड वही हम लोग देखते हैं कि जब सेकंड इनिंग्स पे आते हैं, आई स्टिल बिलीव कि ऐसा नहीं कि चेज नहीं होना चाहिए था, ये चेज हो सकता था, कोई एक्सक्यूज नहीं है। इट वॉज अ गुड टारगेट, परहैप्स 4-5 रन पार के ऊपर, बट वही तो रेंज होती है चेज करने के लिए। 42 for 1 यार, चेन्नई का पता अश्विन की वीडियो का वो क्या है, टाइटल क्या है? हाउ चेन्नई लॉस्ट द गेम इन द पावर प्ले इटसेल्फ। ये अश्विन की वीडियो का टाइटल है। डैम, एंड आई फुल्ली एग्री विद इट। हमने 2023 से तो हम चैनल पे कवर कर रहे हैं आईपीएल, हमने हर साल कहा है कि चेन्नई के पास इतनी डेप्थ रही है, अब ऑल आउट इंटेंट से क्यों नहीं खेलते हो? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? आई थिंक दे आर प्लेइंग आउटडेटेड क्रिकेट भाई। इट इज, मैंने कल लाइव स्ट्रीम में कई लोगों को कमेंट करते हुए देखा था, बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस है लोगों की। ब्रेव नहीं है भाई सीएसके, बिल्कुल नहीं, जिगरा ही नहीं दिख रहा यार। आपने रचिन रविंद्र जैसे बंदे को आप नोटिस करना, लास्ट ईयर जब भी जितना भी खेले हमेशा क्विक फास्ट स्टार्ट देते थे, उनको अपने एंकर बना दिया एकदम से यार। एंड ये चीज पता है, ये धोनी की टीम के साथ रही है। सक्सेस अनपैरेलल्ड है, मना नहीं कर रहा हूँ, बट T20 फॉर्मेट में अगर आप इंडिया का भी देखोगे तो ये हमने एक पॉडकास्ट में रिसेंटली कवर भी किया था, नहीं हार्श ट्रूथ है ये। अगर आप टैक्टिकली देखोगे इट्स 100% करेक्ट। जब बाकी कंट्रीज T20 स्पेशलिस्ट को लाके एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेल के और मिस्ट्री स्पिनर्स को ला रही थी, ये 3 चीज़ें थी जो कि T20 के लिए एसेंशियल आज की डेट में, वो तीनों ही चीज़ें नहीं हो रही थी इंडिया के अंडर, धोनी के अंडर, इंडिया के अंदर। तो हम देखते 7 का वर्ल्ड कप हम जीतते हैं, बिकॉज तब तो T20 को फॉर्मेट को खेलना कैसे वही किसी को नहीं पता था। बाय द टाइम T20 बिकेम अ प्रॉपर फॉर्मेट, इंडिया कुड नॉट विन अ वर्ल्ड कप। हम लोग बहुत पीछे रह गए थे रेवोल्यूशन में। मतलब टेम्पलेट वाइज भी हम बहुत पीछे थे। टेम्पलेट तो हमारा था ही नहीं 7-8 बैटर्स का, और वही बैटर खेलते थे जो कि टेस्ट में खेलते थे, गंभीर सहवाग। तो आई थिंक ये रहा है धोनी के अंडर की आप कभी भी बहुत ही अल्ट्रा अग्रेसिव बैटिंग टीम्स नहीं देखी आपने धोनी के अंडर कभी भी। आई थिंक नॉट जस्ट इवन धोनी, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्वियसली धोनी इन क्वेश्चन होंगे क्योंकि सीएसके की बात हो रही है, बट मतलब अल्टीमेटली वो चेंज रोहित शर्मा ही लेके आए हैं पूरे इंडियन टीम के अंदर। आई थिंक विराट कोहली ने भी काफी हद तक करा था जब वो टॉप 3 से इतना डोमिनेट करा करते थे। हाँ, वो फ्लॉ था लाइक SRH की आपके पास डेथ नहीं है, बट इंटेंट दिखता था आपको विद चेंजिंग टाइम्स। एंड धोनी का मुझे लगता है कि
आप कभी भी बहुत ही अल्ट्रा अग्रेसिव बैटिंग यूनिट्स अपने T20s में नहीं बनाई है। अब यहाँ पे हम धोनी को क्वेश्चन करेंगे या फिर गायकवाड़ को करेंगे? कप्तान तो कायदे से वो हैं, डिसाइड उनको करना चाहिए यार। जो कोर रिटेन हुआ वो तो धोनी के अंडर ही बना था ना, कुछ ज़्यादा चेंज तो हुआ नहीं है। ये सेम कोर मोस्ट प्लेयर्स जो थे वो धोनी के अंडर ही थे। मतलब आई थिंक अब 3 मैच हो चुके हैं, रचिन रविंद्र पे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं होंगे, ऑब्वियसली वो इंटेंट वाला आज पेस और बाउंस से बीट हुए हैं आर्चर के, एक्स्ट्रा पेस बाउंस पे। पर मतलब इज इट फेयर टू से कि राहुल त्रिपाठी पे कुछ कॉल आनी चाहिए जल्दी? करते हैं बात इसकी, क्योंकि देखो अब वन सेकेंड, आरआर ने अपनी गलतियों से सीखा। आज देश पांडे से बॉलिंग करी और संदीप से बॉलिंग करी पावर प्ले में, थीक्षाना से बॉलिंग नहीं करी। पेसर्स अगर अपनी टीम में लिए तो उनको दो ना, उनके राइटफुल टाइम पे उनको ओवर्स दो। रियान पराग की कप्तानी में इंप्रूवमेंट दिखा इन टैक्टिकल चीजों का। वी सी अगले 4 ओवर में भी सिर्फ 32 रन आते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में। एंड थीक्षाना एक एंड से रन्स का प्रेशर बना रहे थे, रन रेट क्रीप अप कर रही थी, and so you had to hit your release shots on the wrist spinner, which is हसरंगा, and वो 2 ओवर में 2 विकेट लेके जाते हैं। राहुल त्रिपाठी आउट होते हैं, एंड राहुल त्रिपाठी का अब वही मैं कह रहा हूँ, अगर हुडा बाहर हो सकते हैं, अगर सैम करन बाहर हो सकते हैं, तो राहुल त्रिपाठी बाहर हो सकते हैं। मतलब माय प्रॉब्लम विद राहुल त्रिपाठी इज, भाई चलो अगर आपको ऊपर खिलाए असले जा रहा है ताकि आप मैक्सिमाइज कर सको पावर प्ले में, देन एटलीस्ट मतलब यू डोंट हैव टू टेक सो मेनी बॉल्स टू हिट आउट। अल्टीमेटली उन्होंने 23 रन बनाया 19 बॉल में, तो 19 बॉल आपने ली क्यों? अल्टीमेटली आप स्टार्टिंग से मारने जाते तो जल्दी आउट हो जाओ, उसमें प्रॉब्लम थोड़ी है यार। एक कोइंसिडेंस थोड़ी कि 6 साल से चेन्नई ने 180 का टारगेट चेज नहीं करा यार। आउटडेटेड है ये चीज, एंड ये एक बहुत ही वैलिड क्रिटिसिज्म लोगों ने दिया है। बताइए, अप्रिशिएट द पीपल जिन लोगों ने चीज निकाली। सरप्राइजिंग थिंग है उसके बाद भी वो आईपीएल जीत चुके हैं, 23 का आईपीएल तब भी वो लोग जीते। दैट इज वेयर यू सी धोनी ऑलवेज फाइंड्स अ वे, बट देयर विल कम अ टाइम जब ये चीज इतनी एसेंशियल हो जाएगी। मतलब होता है ना कि क्रिकेट खेलना है तो हेलमेट पहनना जरूरी है, तो अब हो जाएगा भाई। T20 खेलना है तो आउट इंटेंट अप्रोच होना जरूरी है, ये वो चीज बन जाएगी। जब वो इतनी अनडिनाइबल हो जाएगी क्रिकेट की एसेंस के लिए ना, तब आप फिर नहीं कोप कर सकते। 2023 में भी पहला सीजन था इम्पैक्ट प्लेयर रूल का, पीपल आर फिगरिंग आउट हाउ टू हैव 8 बैटर्स इन द टीम, तो फिर भी टाइम निकल गया। लास्ट सीजन में दे कुड नॉट इवन क्वालिफाई। इस साल अगर नहीं करते मतलब देखो, हमने तो बोला था कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर टीम्स दिख रही हैं, एंड आई थिंक पेपर पे दिस स्टिल आर, बट अगर नहीं करते तो आई एम ऑल फॉर इट भाई। प्लस आई थिंक द सरप्राइजिंग थिंग इज यार, जिनकी डेप्थ उतनी है नहीं, LSG, GT, ये लोग भी वो टेम्पलेट दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब वो इंटेंट दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। भले टेम्पलेट है पर वो इंटेंट फिर भी नहीं दिखा रहे हैं, तो इससे तो कोई घटिया चीज हो ही नहीं सकती। आई थिंक ये एक इशू है, मुझे लगता है चेन्नई को इस पर वर्क करना पड़ेगा। एंड वंस अगेन अगले 5 ओवर की हम बात करते हैं, 48 रन यहाँ पे आते हैं 10 से 15 ओवर के बीच में। ऋतुराज गायकवाड़ भाई द सोल गाय, मतलब यू हैव टू प्रेज हिम। अलग से वो लीड कर रहे हैं चार्ज को, स्ट्राइक रेट भी अच्छी मेंटेन कर रहे हैं, जो साल उनके स्ट्राइक रेट पे रहे हैं। बट हसरंगा, विजय शंकर जिस तरीके से आउट करा उन्होंने, लूपिंग द बॉल, टेम्पटिंग विजय शंकर टू कम आउट एंड ड्राइव इट, और बैट और बैट के बीच में से गुगली निकाल देते हैं। मतलब ड्रीम डिलीवरी फॉर एनी लेग स्पिनर, इतने अच्छे से सेटअप करके दिखाया उनको। जब ऑन सॉन्ग होते हैं हसरंगा तो वो जेन्युइनली दिखता है भाई। फिर वो एक टाइम पे तो नंबर 1 स्पिनर थे ना T20 के, जब RCB में थे। हाँ, तो फिर वो बेंच हो गए थे। कार्तिक को एज अ 6th बॉलर लेके आया जाता है। वंस अगेन ग्रेट लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। आरआर को क्रेडिट जाता है यहाँ पे। 1 ओवर डाला था उन्होंने, एंड पॉइंट वही है, आपने 1 ओवर डाला लेकिन दैट डज नॉट मैटर। आपके पास वो ऑप्शन था। आज मेन बॉलर्स चल गए तो जरूरत नहीं पड़ी, बट यू वर स्टिल प्रेजेंट फॉर द बैड डे। ये जरूरी है। आखिरी के 5 ओवर में आते थे, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आपके पास चाहते तो पेसर्स के 4 ओवर डलवा सकते थे आप। 2 संदीप के होते, 1 देश पांडे का और 1 आर्चर का, बट आपने फिर भी 2 ओवर स्पिनर के डलवाए, थीक्षाना और हसरंगा से। हसरंगा को जो ओवर दिया, मास्टर स्ट्रोक वंस अगेन, उसी पे विकेट आता है, गायकवाड़ आउट हो जाते हैं। बीच में दुबे का कैच पकड़ा था जो रियान पराग ने, वंस अगेन बहुत ही अच्छा कैच था भाई। आज ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द फील्ड। वो कोनी पे बॉल ही पड़ी थी पति राणा की, उसके बाद बोल्ड भी हुए थे, लेकिन आज उन्होंने करके दिखाया है। संदीप शर्मा, देश पांडे थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे, आई थिंक एग्जीक्यूशन में थोड़ा भी है इशूज, बट संदीप शर्मा ने जो लास्ट ओवर डाला है, थला बैटिंग करने के लिए आते हैं नंबर 7 पे, और आज क्यों है उसकी बातें भी करेंगे इन अ सेकंड। पर अल्टीमेटली आखिरी के 3 ओवर में 45 रन रह गए थे। इट इज नॉट समथिंग अनचेजेबल। आज की डेट में हम ये मोर ऑफन देन नॉट इन फैक्ट देखते हैं चेज होता हुआ। संदीप शर्मा ने जो बॉलिंग करी यार, मैं इनकी मास्टरी को थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ, क्योंकि ओवर द इयर्स हर साल ऐसा क्यों होता है कि संदीप शर्मा इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं डेथ ओवर्स में। ये मैंने लाइव में बोला था, हाउ ही कीप्स थिंग्स वेरी सिंपल। आपको पता है डेथ ओवर्स में बेस्ट पॉसिबल बॉल है मैं ब्लॉक होल में डालता रहूँ, तो मैं अब हर बॉल मुंह के नीचे एकदम ओवर पिच डिलीवरी डालूंगा, ब्लॉक होल में ट्राई करूंगा कि बैटर को बॉल के नीचे अंडरनीथ आके स्लॉक करने का मौका ही ना मिले। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सारी जो अपनी फील्ड है 5 फील्डर में बाहर लगा सकता हूँ, 5 के 5 विकेट के सामने लगा दूँ। सो डीप कवर्स,
लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप एंड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। 5 फील्डर मैंने सामने लगा दिए, बैटर को पूरा समझा भी दिया कि देखो मैं ऊपर ही बॉलिंग करूंगा, फिर भी तुम मार सकते हो, मार के दिखा दो। और लोग नहीं मार पाते। आसान नहीं होता, नहीं होता आसान भाई। बॉल जब इतनी नीचे होती है ना मुंह के, तो आप अंडरनीथ नहीं आ पाते स्लो करने के लिए। एग्जैक्टली हमने वही देखा। हाँ 6 की बॉलें वैसे नहीं पड़ेंगी, ओवरटन ने एक छक्का मार दिया, यू स्टिल वन द गेम। जिस तरीके से उन्होंने धोनी को भी आउट करा, 1 सेकेंड 2-3 साल पहले का हमें रिवाइंड मोमेंट मिला, एंड अल्टीमेटली अ ग्रेट विन फॉर आरआर। आई थिंक पराग की कैप्टनसी में भी फाइनली एक मैच जीत गए। थिंग्स होपफुली विल गो अपवर्ड फ्रॉम हियर। काफी अच्छा मुझे लर्निंग और इम्प्रूवमेंट दिखा। मेरा एक समरी ये होगी इस मैच के लिए, आरआर के लिए मुझे दिल से बड़ा खुश हूँ इस बात। बस मतलब वैसे भी आर्चर जो कि इतने बुरे फॉर्म में थे, फाइनली आज अच्छे फॉर्म में दिखे। हासरंगा ने 4 विकेट ले लिए, थिकशाना हैड अ वेरी अंडररेटेड गेम, उनने भी 7 समथिंग की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है। तो जो बॉलिंग में प्रॉब्लम्स दिख रही थी, थोड़े बहुत पॉजिटिव्स मिले। कमिंग टू धोनी, जो पूरा सिनेरियो हुआ है उनका, आरसीबी वाले मैच में नंबर 9 पे बैटिंग करने के लिए आए थे एंड बहुत बैकलैश मिला उनको। एंड आई एम हैप्पी कि फॉर द फर्स्ट टाइम काफी चेन्नई फैंस ने बैकलैश दिया। आई स्टिल सी सो मेनी पीपल डिफेंडिंग हिम। एंड अब देखो मैं ना यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि ये चीज़ ना, सी आई डोंट लाइक द फैक्ट कि हम लोग को इस चीज़ को शुगर कोट करना पड़ता है, बट ये मजबूरी है, क्योंकि ऑडियंस, जो सेट ऑफ ऑडियंस जिनको ये समझना ज़रूरी है ना, उनको समझाने के लिए बोलने का तरीका ही वैसे रखना पड़ेगा, वरना पूरी बात का फलूदा बन जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट, इतना अच्छा डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं निकलेगा, क्योंकि दे जस्ट डोंट वांट टू हियर इट। अगर आपने एक बार भी बिना शुगर कोट करे लॉजिकली बोल दिया कि ये चीज़ गलत थी, वो तुरंत स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को दिमाग में बात घुसाने के लिए बात भी उनके तरीके से ही करनी पड़ती है। तो आई डोंट लाइक द फैक्ट व्हेन एनीवन सेज कि यार धोनी को हम हेट नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद सोचो कि कोई बंदा होता तो नंबर 9 पे बैटिंग करने जस्टिफाइड कैसे? भाई इतना शुगर कोट करने की जरूरत क्या है? धोनी है तो भी क्वेश्चन करना चाहिए हम लोग को, बट वो सेट ऑफ ऑडियंस ये चीज़ सुनना ही नहीं चाहती है। अब वो उनकी प्रॉब्लम है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। देखो चेन्नई वाला मैच जो था आरसीबी से, जब धोनी को बैटिंग करने आना चाहिए था, नंबर 8 विच इज ऑलरेडी वेरी लेट फॉर हिम, कहते से तो उनको नंबर 6 नंबर 7 पे आना चाहिए, तब 15-16 रन पर ओवर की रन रेट रिक्वायर्ड थी, आखिर के 5-6 ओवर बचे हुए थे, एंड ही चोज टू सेंड जडेजा एंड अश्विन अबव हिम। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट ईयर, और ये चीज़ 2-3 साल से चल रही है, एंड वी हैव बीन कॉलिंग दिस आउट। हम लोग हमेशा कॉल आउट करते हैं और लोग वही क्रिटिसाइज करना तो करते हैं, बट अब ये फैक्ट बनता हुआ दिख रहा है। एंड यू सी हाउ 2-3 साल में, अगर आप चैनल को स्टार्टिंग से देख रहे हो तो वही चीज़ सच होता है, आपको दिख रही है प्रोफेसी। धोनी ने लास्ट ईयर क्या बोला था कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो हमें बाकी लोगों को चांस देना जरूरी है जो कि वर्ल्ड कप में खेलेंगे। जडेजा हो गए, दुबे हो गए। जडेजा अभी रिटायर्ड है T20 से, अश्विन क्रिकेट से रिटायर्ड है, इंटरनेशनल क्रिकेट से। उन दोनों का आप अपने ऊपर चांस देके क्या प्रूव करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, मेरे को समझ में नहीं आया। अगर यंगस्टर्स को चांस देना है, हम यंगस्टर्स को ग्रूम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कप्तानी छोड़ दी है, तो फिर देन व्हाई आर यू प्लेइंग इन द टीम एज अ नंबर 9 बैटर? प्लस मतलब जडेजा और अश्विन में आपको कौन सा यंगस्टर दिख रहा है अपने ऊपर बैटिंग? यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। ठीक है ना, एक तरफ होता है कि धोनी यंगस्टर्स को ग्रूम करने, इसलिए उनका टीम में रहना जरूरी है, वो एज अ मेंटोर रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, ये भी मेरे को समझ में नहीं आता लॉजिक। सेकेंडली, अब अगर यंगस्टर्स को ग्रूम करना है और ये करना है, तो फिर जब जरूरत है, क्या होता है ना, एक तो चीज़ ये भी लोगों मैंने बोलते हुए नहीं देखी, जब 15-20 बॉल पे 10-15 रन चाहिए होते हैं, जब मैच इजी होता है, तो आखिरी 3-4 ओवर के लिए धोनी आ जाते हैं। तब क्यों नहीं करते यंगस्टर्स की ग्रूमिंग? दैट इज द बेस्ट स्टेज फॉर अ न्यू यंगस्टर, कि आप उनको बैटिंग वहाँ पे करने दो, एक विनिंग गेम में उनको कॉन्फिडेंस लेने दो, फील लेने दो बॉल का, पिच के ऊपर आने दो विदाउट एनी प्रेशर, तब तो धोनी ऊपर आ जाते हैं। तब यंगस्टर्स को ग्रूम नहीं करना होता है, हमेशा मुश्किल सिचुएशन में यंगस्टर को डालना है। थर्डली, यार आप धोनी का एक सेकंड के नाम हटा दो यार, ये चीज़ पता है, ये लीवरेज सचिन को भी नहीं मिली थी भाई। ठीक है, अब बात थोड़ी ज्यादा हो गई है। ये लीवरेज क्रिकेट के किसी लेजेंड को नहीं मिली है, और कोई भी बंदा गेम से बड़ा नहीं होता। मैंने 2-3 साल से ये सुन रहा हूँ, चेन्नई फैंस बोलते हैं, चेन्नई फैंस भी नहीं कहूँगा मैं, धोनी फैंस कहूँगा, कि आप कौन होते हो बोलने वाले, हम चेन्नई फैंस तो खुश हैं। हाँ। भाई ऐसा है कि क्रिकेट क्या सिर्फ आपका है, आपकी पर्सनल जागीर है कोई, या धोनी सिर्फ आपके हैं? हम इंडियन हैं। और ये भी पता है एक्चुअली में धोनी के लिए कॉम्प्लीमेंट ही है। अगर धोनी ऊपर बैटिंग करने नहीं आ रहे हैं ना, तो आप अपनी ही वो इनजस्टिस कर रहे हो अपने टैलेंट के साथ, बिकॉज धोनी इतनी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं कि ऊपर आएंगे तो टीम को जिता सकते हैं। आप नहीं आके अपने टैलेंट की ही इनजस्टिस कर रहे हो। एंड जो लोग ये कह रहे हैं कि धोनी ऊपर बैटिंग नहीं करने आ रहे हैं, वो एक्चुअली उनको कॉम्प्लीमेंट ही दे रहे हैं कि यू आर सो गुड, यू शुड बी कमिंग अप एंड सेविंग योर टीम।
उनकी बुराई नहीं है एक्चुअली में ये। तो धोनी किसी के पर्सनल वो तो नहीं है प्रॉपर्टी कि सब वही कमेंट कर सकते हैं। और चेन्नई का मैं तो फैन नहीं हूँ, मैं इस मामले में न्यूट्रल हूँ बिल्कुल, लेकिन मुझे चेन्नई फैन होना ज़रूरी नहीं है चेन्नई की स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन करने के लिए। हाँ। क्योंकि मैंने अपने पैसे दिए, सब्सक्रिप्शन लिए मैंने टीवी की और OTT की, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ इस मैच को देखने के लिए। एज अ फैन आई एम द बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ दिस गेम। हम सारे फैंस डिटर्मिन करते हैं गेम कैसे चलेगा, कौन कितना बड़ा प्लेयर बनेगा। क्या जो अभी डिसेबिलिटीज़ का जो वो होता है, क्रिकेट की टीम होती है जिसमें ब्लाइंड लोग भी खेल रहे होते हैं, व्हील चेयर पे भी खेल रहे होते हैं, इंडिया वहाँ पे भी जीती है भाई। वहाँ पे जो कैप्टन, उनको क्या कभी इतना फेम मिलेगा जिंदगी में अगर वो 10 वर्ल्ड कप भी जीत जाए वहाँ पे, जितना धोनी को मिला है? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डायनामिक्स ऑडियंस डिक्टेट करती है, यहाँ पे फॉलोइंग ज़्यादा है, यहाँ पे पैसा ज़्यादा है। तो आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर हो, आपका पूरा हक है बोलने का कि मैंने अपने पैसे दिए, मैं क्रिकेट देखना चाहता हूँ। दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट टू क्रिकेट। क्रिकेट का आप स्टैंडर्ड नीचे कर रहे हो इस चीज़ से। मैं इस चीज़ के लिए पैसे नहीं दे रहा, इस चीज़ के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। भाई आई थिंक 2 टाइप के CSK फैंस हैं। एक तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि कुछ लोग कॉल आउट कर रहे थे, इवन और लाइव स्ट्रीम्स कुछ लोगों ने कॉल आउट करा इस चीज़ को। मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी स्टेडियम के बाहर जाके, वो लोग भी थोड़ा कॉल आउट कर रहे थे इस चीज़ को कि थाला कब बैटिंग करने आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर उन्हें नहीं खेलना चाहिए इस टाइम पे। एंड दूसरे टाइप के होते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रीम पे ही किसी एक आदमी ने डाला था ये, एंड उसने कहा था कि आप उनकी एज देखो, एंड इवन एट द एज ऑफ 43 उनकी नी में भी प्रॉब्लम है, तब भी वो खेल रहे हैं। पहली बात भाई, ये दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन कि कौन कितनी एज तक आके खेल सकता है। इसमें मैं हिपोक्रेसी दिखाता हूँ। आप एक तरफ खेलो हमें यंगस्टर्स को ग्रूम करना है, तो क्लियरली इट इज नॉट अ रिटायरमेंट लीग, तो फिर आप मत खेलो। हाँ, तो फिर आप वन सेकंड, यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। उनकी एज देखो भाई, अगर आप खुद ही कह रहे हो कि हमें गायकवाड़ को ग्रूम करना है, हमें उन यंगस्टर्स को चांस देना जो कि वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं, तो फिर ये रिटायरमेंट लीग नहीं है ना बाय डिफॉल्ट, तो फिर आप मत खेलो या तो। प्लस आई थिंक बहुत सिंपल चीज़ ये भी है, ये भी लोग कहते हैं कि भाई अगर वो अभी आके ज़्यादा बॉल, ही नोज उन्हें कितनी बॉल खेलनी चाहिए, कितने ओवर खेलने चाहिए, अगर वो ज़्यादा ओवर खेलेंगे तो उनका रिटायरमेंट पास आ जाएगा। अरे तो CSK तो डर क्यों रहे इस चीज़ से? हाँ। मतलब ऐसा तो नहीं है भाई, एट द एज ऑफ 43 रिटायरमेंट पास आ चुका है। हाँ, अब तक तो वो लोग यूजुअली रिटायर हो चुके थे 5-6 साल पहले तक, यहाँ पे ऑब्वियसली पास आ चुका है। प्लस आई डोंट गेट इट कि CSK फैंस इस चीज से इतना डर क्यों रहे भाई कि उनका रिटायरमेंट पास आ रहा है। जस्ट टू प्रोलॉन्ग रिटायरमेंट यू कैन नॉट बी अ लायबिलिटी ऑन द टीम ना। हाँ, या सचिन को भी अल्टीमेटली जाना पड़ा ना, 2015 का वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते थे क्या? प्लस मतलब वैसे भी देखो तो यार सारे CSK फैंस ऑनेस्टली बताना, ऑब्वियसली MS धोनी इज नॉट द बेस्ट फिनिशर राइट नाउ। हाँ, बहुत ऑब्वियस चीज है क्योंकि ही इज 43, इतनी एज हो चुकी है उनकी, ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट फिनिशर। देयर आर प्लेंटी ऑफ फिनिशर्स जो कि उनसे बेटर गेम फिनिश कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एक बार उनका नाम हटा दो तो स्किल वाइज देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपको कोई और मिल जाएगा वहां पे, उसकी बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम प्रिपरेशन करी नहीं ऑक्शन में। विकेट कीपिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए थी ऑक्शन में। नहीं, और विकेट कीपिंग तो उनकी बेस्ट है, हाँ, विच ऑल्सो शोस घुटने में कोई इशू भी है नहीं इतना। हाँ। अगर आप 20 और विकेट कीपिंग हर मैच में कर रहे हो ना भाई, इतनी क्रिकेट तो मैंने प्रोफेशनल पे खेल रखी है जितना आपके, ये मैंने लास्ट पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करा था कैसे स्पिनर्स को इंडियन कंडीशंस में विकेट कीपिंग करना इज द मोस्ट टैक्सिंग थिंग, क्योंकि आपको हर बॉल पे लोएस्ट स्क्वाट करना पड़ता है। पेसर्स पे फॉरेन कंडीशंस में इतना इशू नहीं होता। अगर धोनी वो चीज़ एग्जीक्यूट कर रहे हैं और 0.12 सेकंड में स्टंपिंग करके दिखा रहे हैं आपको, तो ही इज फिट टू प्ले। एंड अगर फिट टू प्ले नहीं होते तो आर वाले मैच में ऊपर बैटिंग करने क्यों है, ऊपर करने क्यों है? प्लस वो आके सिंगल डबल भी भाग रहे थे उस टाइम पे, तो उसमें तब प्रॉब्लम नहीं आई थी। लास्ट सीजन देखने में लग रहा था जेन्युइनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार वो घुटना पकड़ ले रहे थे अपना, ऑल दो उसमें भी देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस की फिर भाई व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ प्लेइंग। बट यहाँ पे आके तो काफी बेटर लग रही है उनकी हेल्थ, वो भाग दौड़ पा रहे हैं, विकेट कीपिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, फिर अगले मैच में ऊपर बैटिंग करने भी आ गए। CSK RC वाले गेम में मतलब टू द पॉइंट राइडू ने आके बोल दिया था भाई, राइडू जो कि बहुत फेमस चल रहे हैं आजकल फॉर ऑब्वियसली बैड रीजंस, कि वो कुछ ज़्यादा ही PR करते हैं MS धोनी की, उनने तक कह दिया था कि यार MS धोनी को थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए। काफ़ी एक्स क्रिकेटर्स ने आके इस चीज़ को कॉल आउट करा था, एंड राइटफुली सो, क्योंकि एंड उस टाइम पे भी अगर आप देखो तो आप कह रहे हो कि यार 15-16 की रन रेट है, इसलिए वो उस टाइम पे ऊपर नहीं आया क्योंकि मैच ऑलरेडी खत्म था। तो भाई फिर तो मतलब जो वो एलीट मेंटालिटी होती है जिन फ्रेंचाइजेस की, जो कि 5 टाइटल जीतने होते हैं, फिर तो आप ऑलरेडी पिछले 2-3 साल में वो हार चुके हो। हाँ, मतलब यू आर अ डिसग्रेस टू द टूर्नामेंट भाई। अगर कह रहे हो कि 15 की रन रेट बचे, आप वो पहले से मैच हार चुके हो। इन 2025 आप कह रहे हो कि लास्ट के 3-4 ओवर बचे 15 की रन रेट है, तो नहीं, हम नहीं कर सकते। हाँ, ये कौन से जमाने की बातें कर रहे हो भाई आप? तो आई थिंक पिछले 2 साल में CSK फैंस और व्हाटएवर धोनी फैंस भी कह सकते हैं आप उनको,
they have not carried themselves like champions. Yeah, the fan base that has been infiltrated by blind Dhoni fans, ये clownery at this point of time, ठीक है. अब मेरी मेन इशू फैन से ही है, बिकॉज आप ही ये सब चीजें बनाते हो और उससे जो है लोगों को गलत मोटिवेशन मिलता है. अगर मैं सिर्फ धोनी की बातें करूं, एक तो ना आई डोंट लाइक व्हाई इफ वी कॉल आउट समथिंग व्हिच इज क्लियरली रॉन्ग बट जस्ट बिकॉज द नेम इज अ बिग वन, तो देयर इज एन इशू विद पीपल. क्योंकि भाई आप क्रिकेटर फील्ड पे सब बराबर होते हैं, ठीक है ना. जो गलत है वो गलत है. तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों मुझे शुगर कोट करना पड़ रहा है इन चीज़ों को. बट वही है कि सर्टन सेक्शन वोंट इवन लिसन टू इट. प्रॉब्लम ही यही हो जाती है यार. धोनी जो कर रहे हैं, अगर आप एक सेकंड के लिए नाम हटा दो, कोई भी और बंदा हो, कोई लेजेंड भी ले लो आप, अगर वो ये हरकत कर रहा होगा ना, तो लोग साफ साफ आके मुंह पे बोलेंगे कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए. मैं अभी बता रहा हूँ, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द नेम that people are hesitant to call this out very blatantly, and this includes all the cricketers also. Plus I think secondly एक और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इन लोगों ने जैसे ज़बरदस्ती में पूरी स्पॉटलाइट, जो कि स्पॉटलाइट और मतलब द राइट वर्ड वुड बी, जो भी क्रिटिसिज्म मिला है धोनी को, एकदम से शिफ्ट करने का ट्राई करे कि अच्छा आप लोग हमारी तो खूब बातें कर रहे हो, वहाँ रोहित शर्मा को देखो, रोहित शर्मा भी तो रन नहीं मारे, उनको क्यों नहीं क्रिटिसाइज कर. अभी आपकी बात हो रही है ना. रोहित शर्मा कहाँ से आ गया. प्लस रोहित शर्मा गेट्स अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म. हाँ भाई, मतलब पिछले एक साल 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत चुका है, उसके बाद उसका ये हाल, जस्ट जिता क्या है, उसके बाद उनका ये हाल है. फाइनल में रन मार के आए. हाँ, आईपीएल में हो रहा है कि नहीं बेंच कर दो 2 मैच के बाद. येस देयर आर प्रॉब्लम्स, बट मतलब जबरदस्ती में आपको ब्लेम शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती में आपको क्रिटिसिज्म शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है. सीएसके वर्सेस आरआर मैच में जब वो आए थे, आई नोटेड इट्स डाउन, तब उनको 53 रन चाहिए थे 24 बॉल्स में. आज की डेट में 2025 कोई ये नहीं कह सकता है कि ये चेजेबल नहीं है. तब धोनी और जडेजा बैटिंग कर रहे थे. आते ही हमें स्टार्टिंग में भी वेरी ऑनेस्टली वो इंटेंट देखने को नहीं मिला, क्योंकि आती अगले शायद 2 ओवर में 22 रन आए थे भाई. 10 रन पर ओवर के हिसाब से 45 रन चाहिए थे आखिरी 3 ओवर में, मुझे 3 ओवर में. और तब ऐसे आपका चल रहा था. आते ही धोनी ने भी वो क्विक सिंगल्स टूज ले रहे हो आप, जिनका कुछ ज्यादा काम है नहीं. लास्ट ओवर में आके उन्होंने छक्का भी मार दिया, चौका भी मार दिया, वो आउट भी हो गए. और तुम ये रियलाइज कर रहे हो कि हमारी कितनी बेसिक एक्सपेक्टेशन है. हम ये भी नहीं कह रहे कि मैच जिता दो, हम बस कह रहे हैं अपनी पोजीशन पे बैटिंग तो करने आओ. हाँ. इतना ज्यादा लीवरेज किस प्लेयर को मिलता है? रोहित शर्मा के ऊपर क्रिटिसिज्म बैटिंग परफॉर्मेंस का है. हम तो बैटिंग परफॉर्मेंस की बात भी नहीं कर रहे अभी. धोनी फेल्ड टू फिनिश दैट गेम अगेंस्ट आरआर एंड द लास्ट गेम आल्सो. हम तो वो क्वेश्चन ही नहीं कर रहे. हम कह रहे हैं बस सही जगह पे बैटिंग करने आ जाओ. इतनी बेसिक सी एक्सपेक्टेशन है, उसमें लोग ऑफेंड हो जाते हैं. हाँ, मतलब बहुत क्लियरली आई थिंक धोनी को जब वो आरसीबी वाले गेम का क्रिटिसिज्म मिला था, तब वो नेक्स्ट मैच में ऊपर बैटिंग करने आए. बट दैट इज द प्रॉब्लम ना. अब आप क्रिटिसिज्म को देख के चेंज क्यों कर रहे हो फिर? नहीं, मतलब मुझे लगता है, देखो, अगर उनने इफ ही हैज रियलाइज्ड दैट ही मेड अ मिस्टेक, यार क्या तुम्हें लगता है कि वो आरसीबी के मैच के बाद जो क्रिटिसिज्म है वो उसकी जरूरत पड़ेगी रियलाइज करने की? भाई 2-3 साल से दिख नहीं रहा. बहुत ज्यादा था लास्ट मैच के बाद. यार घंटा कोई प्रेशर नहीं है. नहीं भाई, लास्ट मैच में जो क्रिटिसिज्म मिला था, धोनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है. धोनी को अगर आप पूरे रूल्स चेंज कर रहे हो आईपीएल को लाने के लिए, कौन है बोलने वाला अभी? नहीं, कौन? धोनी का कहेंगे मैं नंबर 11 पे बैटिंग करूंगा ना, तो भी आईपीएल खुश है. आईपीएल खुश है और सीएसके खुश है. हाँ, पर एट द सेम टाइम एक आदमी के ऊपर खुद भी तो होता है भाई. उन्हें खुद भी तो ऐसा लग रहा होगा कि नहीं भाई, अगर इतने लोग बोल रहे हैं. यार आई थिंक अगर आप इतने सालों से नंबर 8 पर भी बैटिंग कर रहे हो ना, तो आपको तब भी लगना चाहिए था ये आपको ये एक मैच की वेट करने के लिए आपको वो यूरेका मोमेंट लाने की जरूरत थी नहीं. परहैप्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंजरी कुड बी वो था कि यार चलो इंजरी के चलते मुझे करना यार पड़ रहा है. मुझे बताओ, क्या नारायण ओपनिंग नहीं करते? कितना भागते नहीं, तो तुम्हें क्यों लगता है फिर क्यों ऊपर है बैटिंग करने अगले मैच में? क्यों ऊपर है बैटिंग करने के आरआर वाले मैच में? नहीं, फॉर श्योर वो कुछ तो था. इज इट बिकॉज वो चेजेबल था, इजी था ज्यादा? ये भी लोग कह रहे हैं. हाँ, काफी ज्यादा. या मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा होगा. आई होप ऐसा ना हो. देखो ऊपर तो उन मैचेस में भी आते हैं जब सिर्फ 10-15 रन रह गए होते हैं. हाँ, नहीं तो ऐसा है ना कि पिछले ये 3-4 पॉइंट पे हमने पूरी हिपोक्रेसी एक्सपोज करी है भाई. 23 वाले आईपीएल कैंपेन से जितने उनके रन्स हैं इन मैचेस वॉन अल्टीमेटली, वो बहुत ही कम है. और जितने मैचेस लॉस्ट में वो बहुत ज्यादा हैं. वो स्टैट पैडिंग मतलब 80% ऑफ हिज रन्स हैव कम इन सिचुएशंस जहां पे अल्टीमेटली सीएसके मैच हारी है. यार मैं विद ऑल डू रिस्पेक्ट, जो लास्ट से भी लोग गिना रहे थे कि स्ट्राइक रेट इतनी अच्छी है, रन इतने अच्छे हैं, भाई कोई पॉइंट नहीं है इतने रनों का. अपने पास है कोई रन. अगर आप हारने पे, जब मैच खत्म हो चुका तब आप आ रहे हो स्टैट पैड करने, तो कोई पॉइंट नहीं है रनों का. तो I think to sum this up, it is a very clear, मतलब it's a big shame on the tournament. आप ऐसे किसी टूर्नामेंट को ट्रीट नहीं कर सकते. This is against the very spirit of the tournament.
और आप ये नहीं कह सकते कि ये यंगस्टर्स को ग्रूम करना है और चांस देना है, और एट द एंड ऑफ द डे जब ग्लोरी चेस करने वाली बात होती है इजी रन से, तब आप आ जा रहे हो ऊपर, जब टीम को जरूरत है तब आप अवॉइड कर रहे हो। एंड वंस अगेन ये आप नाम को एक बार हटा दो, कोई भी क्रिकेटर अगर ये हरकत कर रहा होगा, यू टेल मी वेरी ऑनेस्टली, लुक मी इन द एंड टेल मी कि क्या आप इस चीज़ को जस्टिफाई करते कि नहीं करते। तो ये हिपोक्रेसी और ये स्पेशल ट्रीटमेंट से एक प्लेयर के लिए क्यों ना मेरे को समझ में नहीं आता। आई थिंक टाइम हैज़ कम, एंड अगर इतना इश्यूज हैं, आई थिंक ही हैज़ ओवरस्ट्रेच्ड हिज स्टे बाय अ लॉन्ग एक्सटेंट, वो भी बहुत क्लियर बात है। एंड वन सेकंड, इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, नोबडी कैन फॉरगेट व्हाट ही हैज़ डन फॉर द कंट्री, बट अगर प्रॉब्लम होगी ना यार, बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं रहे यार, नोबडी इज अबव क्रिकेट, तो आपको क्यों वो स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा? यू आर नॉट अबव क्रिकेट। तो आई थिंक दे हैव टू डू विद इट, बट रिगार्डलेस हम लोग चलते हैं अपने प्रीव्यूज वाले सेक्शन पे। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट गेम जो कि आज होने वाला है, मुंबई और केकेआर का। ठीक है, ये आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नैरेटिव के साथ आने वाला है। मुंबई 2 मैचेस लगातार हार चुकी है। चेन्नई वाला मैच कहोगे हाँ थोड़ा क्लोज था, बट गुजरात वाले मैच में वो कंप्लीटली आउटडन बाय द टैक्टिक्स। केकेआर ऑन द अदर हैंड, पहला मैच हिकअप आता है, ह्यूमिलिएट होते हैं आरसीबी से घर पे, बट जो सेकंड मैच में कमबैक करके दिखाया है, काफ़ी पॉजिटिव साइंस थे उनके लिए। अब मेन बात क्या है, सबसे बड़ा नैरेटिव क्या है? मुंबई 2 मैच हार चुकी है, इट इज़ नॉट अ बिग शॉकर, यूजुअली हारती ही है। द बेस्ट पॉसिबल टीम टू गेन योर फॉर्म बैक, लोगों के दिमाग में परसेप्शन होगा केकेआर है, क्योंकि मुंबई का एक बहुत ही अनरियल रिकॉर्ड है केकेआर के अगेंस्ट, प्लस घर पे भी खेल रहे हो आप, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर मुंबई टू गेन बैक देयर फॉर्म। अब आपके थोड़े होश आवाज उड़ाता हूँ, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं, आई टेल यू व्हाई दिस इज नॉट दैट सिंपल। अगर हम ओवरऑल राइवलरी की बातें करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वन साइडेड राइवलरीज टू एग्जिस्ट इन द आईपीएल। 34 गेम्स खेले लोगों ने आपस में, 23 बार मुंबई जीती है, सिर्फ 11 बार केकेआर जीती है। ओके, पिछले 10 मैचेस में दोनों टीम 5-5 बार जीती है। पिछले 5 मैच में केकेआर 4 बार जीती है। ओके, पिछले सीजन डबल पीट किया था वो तो यार। इन रीसेंट ईयर्स केकेआर हैज एक्चुअली बीन डोमिनेटिंग मुंबई इंडियंस। तो एक वो परसेप्शन बना हुआ है काफी सालों का कि मुंबई के लिए इजी 2 पॉइंट्स होते हैं, बट एक्चुअली में पिछले 3-4 सालों में केकेआर ने काफी अच्छे से डोमिनेट करा है मुंबई को, और उनके घर पे भी उनको आ रहा है लास्ट ईयर। प्लस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद बुमराह's इंजरी एंड ऑल द स्ट्रगल्स, ओपनिंग स्ट्रगल्स जो है इनके, केकेआर एक्चुअली लुक्स लाइक द मोस्ट सॉलिड टीम। एमआई काफी वीक लग रही है इस टाइम पे, तो शायद वो एक जो फेक होप है ना, वो इतना ग्राउंड रियलिटी में आसान होने नहीं वाला। आई थिंक आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि मुंबई का एक मेंटल एज रहता है केकेआर के ऊपर। केकेआर ने कैसे कैसे गेम बॉटल करें वो सब हम ही जानते हैं, बट रिसेंट ईयर्स में वो चीज़ बदली है, थोड़ी बहुत तो बदली है। एंड मुंबई का गुड फॉर केकेआर कि उनका भी समय अच्छा नहीं चल रहा। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर केकेआर टू बैक दोस 2 पॉइंट्स। ये इजी 2 पॉइंट्स कहीं से नहीं होने वाले, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। टॉस और कंडीशंस की बातें करते हैं, वानखेड़े मैच है, डे नाइट मैच है, ड्यू पड़ेगी मोस्ट लाइकली, रेड सॉइल विकेट है, टॉस जीतो चेस करो, ये तो हमेशा से यहाँ पे बोल चल रहा है, कोई सवाल ही नहीं होता। रहाने मुंबई में बहुत खेले हुए हैं, नेचुरली उनके लिए भी काइंड ऑफ एक होम कमिंग होगी, नोज द पिच देयर, तो शायद उनके इनपुट्स भी हेल्प करें केकेआर को। अगर हम प्लेइंग 11 की बातें करते हैं, अब देखो यहाँ पे पहले मुंबई क्योंकि होम टीम उनकी बातें करते हैं, यहाँ पे है ग्लेयरिंग इश्यूज हैं। मैं अभी भी कहूंगा जो मैंने लाइनअप प्रपोज की थी वो बेटर है। विल जैक्स वाली, रोहित और विल जैक्स को ओपनिंग करनी चाहिए। तिलक, स्काई, नमनदीर, हार्दिक हमारे मिडिल ऑर्डर में होंगे। रॉबिन मिन्स आई वुड से, जो मैंने हर बंदे के लिए कहा है, एक और चांस दो, अभी इतनी जल्दी जज नहीं करते, तो रॉबिन मिन्स आएंगे नंबर 7 पे। सैंडनर और दीपक और बोल्ट हमारे, मतलब नंबर 9 तक बैटिंग हो जाएगी सैंडनर दीपक के साथ, बोल्ट हमारे बॉलर हो जाएंगे। मैं रीस टॉपली को लेके आ रहा हूँ, मुझीब को नहीं रखना मैं टीम में, मुझे लगता है एक पेसर की ज़रूरत है। सत्यनारायण जो है वो अभी इतना नहीं फिनिश प्रोडक्ट रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड मैं विघ्नेश को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लेके आऊंगा, वो फिर भी प्रॉमिस दिखा रहा है। आई थिंक राइट नाउ तो दिस लाइन ऑफ कंप्लीटली मेक सेंस। रिकल्टन बिल्कुल भी कुछ खास फॉर्म में लग नहीं रहे, जिनके चलते उनको विल जैक्स के ऊपर खिलाया जाए। विल जैक्स कैन बॉल एज वेल, कीपिंग करानी आप रॉबिन मिन्स से करा सकते हो। विघ्नेश पुत्र जिन्होंने ऑलरेडी इतना अच्छा खेला है, वाई वुड यू नॉट वांट टू गिव हिम अनदर चांस, तो उनको भी चांस मिल जाएगा। बुमराह को चलो एक रिलेटिवली, एक कंपैरेटिवली मोर एक्सपीरियंस प्लेयर रिप्लेस करेगा रीस टॉपली में, तो ओवरऑल एमआई का पूरा लाइनअप बेटर ही होगा इसके चलते। बेटर ही होगा। इसमें बेसिकली 3 चेंज हो रहे हैं, रिकल्टन, मुलजीब और सत्य आउट हो रहे हैं, सत्यनारायण, जैक्स, विघ्नेश और टॉपली अंदर आ रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, आपकी ना एक बॉलिंग ऑप्शन भी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, क्योंकि विल जैक्स सारे रिकल्टन की जगह पे, तो एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन आपकी है
डेप्थ मिल जाएगी आपको, और आपका पेस लाइनअप भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है टॉप लीग आने के बाद, तो इट इज अ विन विन। आपकी बैटिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, बेटर ही हो रहा है अल्टीमेटली। अगर जैक्स आ रहे हैं आप वो, चलो मैं कह रहा हूँ वो नहीं भी हो रहा हो, तो आपकी टीम में 2 डिपार्टमेंट फिर भी स्ट्रांग ही होंगे पहले से, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। आई डोंट नो व्हाई मुंबई विल नॉट डू दिस, पता नहीं क्यों नहीं करेंगे। केकेआर के लिए 2 ही सवाल हैं, दोनों लेजेंड्स के ऊपर है। क्या नारायण फिट है? नारायण अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई थिंक ही इज कमिंग बैक। इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर मुंबई, ही इज कमिंग बैक, तो मोइन अली बैठ जाएंगे। रसल क्या खेलने चाहिए? आई वुड स्टिल से पॉवेल को लाने का टाइम है। अगर रसल बॉलिंग नहीं कर रहे, आपको वानखेड़े हाई स्कोरिंग गेम होने वाला, आपको जरूरत पड़ सकती है छठे बॉलर की। इट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव जस्ट 5 बॉलर्स एट वानखेड़े, स्पेशली अगर आप डिफेंड कर रहे हो टारगेट को। सेकंड इनिंग्स में अगर ड्यू पड़ेगी, मुश्किल आएगी, आप सिर्फ 5 बॉलर के साथ नहीं खेल सकते। मुझे लगता है कि टाइम आ गया तो रसल बॉलिंग करें या तो पॉवेल को खिलाया जाए। मुझे लगता है कि दोनों चीजें नहीं होंगी, रसल खेलेंगे भी और बॉलिंग भी नहीं करेंगे। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। स्ट्रेटेजिकली आई थिंक वैभव अरोड़ा, यू शुड फैंसी हैविंग 3 overs ऑफ वैभव अरोड़ा इन द पावर प्ले, अगर आपको रसल से बॉलिंग नहीं करानी है, ताकि मिडिल फेज में स्पेंसर और हर्षित के ओवर्स थोड़े से स्पेयर बचे रहें। और पावर प्ले में भाई केकेआर हैज टू गो बैक टू 2024, दोनों साइड से अटैक होना चाहिए। अभी तक दोनों मैचेस में एक बंदा स्ट्रगल करता हुआ दिखा हुआ है, वानखेड़े में एक्सक्यूज नहीं है। आई थिंक एक्सक्यूज नहीं है, प्लस मतलब आपके पास बहुत अच्छा चांस है उस चीज को कैपिटलाइज करने का, क्योंकि दोनों जो दोनों ओपनर्स हैं मुंबई इंडियंस के, दे आर नॉट हैविंग अ गुड सीजन राइट नाउ। भाई क्विंटन डिकॉक तो मुंबई के खिलाड़ी रहे हैं, उनके लिए तो होम कमिंग एक तरीके की उनके लिए भी। और नारायण, मतलब अब कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई, दोनों एंड से हमें रन आने दिखने चाहिए, चाहे आप आउट हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन पावर प्ले में गेम जीता जा सकता है, और वहां पे मुझे स्ट्रेटेजिकली चीज दिखनी चाहिए। की बैटर्स की बात करते हैं, क्विंटन डिकॉक और ट्रेंट बोल्ट, आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की बैटर होने वाला है। ये नारायण चले ना चले, लेकिन डिकॉक अगर चलते हैं तो एक एंड से पूरा इनिंग्स को होल्ड करके रखेंगे एट अ गुड स्ट्राइक रेट। रहाणे वर्सेस मिथ सैंडर आर परहैप्स द मोस्ट सीजन्ड स्पिन बैटर वर्सेस देयर बेस्ट स्पिनर। मिडिल ओवर्स में इट कुड बी वेरी क्रूशियल। रहाणे नोज द पिचेस एट द वानखेड़े, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होगा ये। वेंकी, क्योंकि मुंबई इंडियंस चलते हैं, क्लच मैच में चलते हैं, आज मैं उनको पिच करूंगा, एंड मैं विघ्नेश या मुजीब में से जो भी खेलेंगे उनके अगेंस्ट पिच करना चाहता हूँ। आई थिंक मिडिल ओवर्स में ये भी क्रूशियल बैटल रहेगा। लास्ट टाइम वानखेड़े पे बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे थे उन्होंने रोल एक। रोहित शर्मा वर्सेस स्पेंसर जॉनसन, वंस अगेन लेफ्टी एंगल है, एंड बॉल को अंदर लाएंगे बाहर से, वो रोहित शर्मा को क्रैम करेंगे। बिग गेम फॉर रोहित शर्मा भाई, है बड़ा गेम है। आई थिंक ही फाइनली हैज टू गेट इन सम फॉर्म भाई, कुछ ना कुछ, मतलब आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग अ 50, अगर वो कोई 5 और 30 भी आ जाती ना तो भी इट्स गुड इनफ भाई, मतलब कुछ भी करके थोड़े तो रन्स मारे भाई रोहित शर्मा, करना पड़ेगा। तिलक वर्सेस वरुण चक्रवर्ती, मतलब उनके बेस्ट बैटर हैं, एंड वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में फाइनली वापस आए। ये परहैप्स आप पावर प्ले के एंड आते आते टुवर्ड्स द 5th 6th ओवर टिल द 10th ओवर, ये बैटल मुझे लगता है इस फेज में बड़ा की होने वाला है। एंड लास्टली स्काई वर्सेस नारायण, ये भी मैं देखना चाहता हूँ। बिग गन्स हैं, दूसरे पिच हो रहे हैं, एक बंदा फॉर्म में थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है, एक बंदे ने लास्ट मैच खेला नहीं था, काइंड ऑफ सेम प्लेस पे हैं अभी दोनों, could be very interesting। प्रेडिक्शंस की बात करी जाए अगर तो आई सी अ केकेआर विन। मुझे भी लगता है पढ़ना थोड़े भारी है, प्लस मतलब भाई पता नहीं क्यों, जैसे कुछ टीम्स होती है जिनसे वाइब आती है थोड़ी बहुत, एमआई से आई एम नॉट गेटिंग द राइट वाइब राइट नाउ। आई थिंक टॉस देखो हेल्प करेगा, टॉस क्रूशियल है, एंड मुंबई का साइकोलॉजिकल एडवांटेज एक रहता है, ये 2 फैक्टर्स मुंबई की फेवर में जा सकते हैं। मेरा मेन कंसर्न ये है, देखो केकेआर की प्लेइंग लाइन पे कोई डिबेट ही नहीं होती है, क्योंकि वी नो क्या एक्सपेक्ट करना है, बहुत सेटल्ड टीम है। मुंबई की लाइनअप भी सेटल नहीं हो रही भाई, सेटल नहीं है, प्लस मतलब इस टाइम पे आपके पास 2 बैटर्स है जो कि चल रहे हैं, मतलब हार्दिक पांड्या कोई वैसे भाई ऐसे काउंट आउट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अगर सिर्फ बैटर्स की प्योर बैटर्स की बात करें तो तिलक वर्मा है और सूर्य कुमार यादव है, इनके अलावा दे डोंट हैव एनी अदर बैटर जो कि फॉर्म में है या फिर रन मार रहा है। तो अगर इन दोनों को इन लोगों ने टैकल कर दिया, और इन दोनों को टैकल करने के लिए भी आपके पास वरुण चक्रवर्ती और आपके सुनील नारायण है, 2 बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस ऑफ स्पिनर्स, तो आई थिंक वो एकदम हेड टू हेड बहुत तगड़ा जा रहे हैं। एंड अगर इन्हें चोक करके एक लो टोटल पे कर दिया मुंबई इंडियंस को, देन केकेआर बहुत आराम से चेस कर सकती है। द फनी पार्ट इज केकेआर माइट आउटबैट मुंबई इंडियंस, अभी उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग लग रही है, बहुत सेटल्ड है। तो आई थिंक मुंबई इज राइट नाउ कॉट अप इन अ बैड स्पेस। बुमराह की कमी बहुत दिख रही है, एंड वो लाइनअप अभी तक सेटल हो ही नहीं पा रही है। अगर आज भी 1-2 चेंजेस होते हैं तो वंस अगेन यू आर ऑलवेज हैविंग अ न्यू लाइनअप इन एवरी गेम, तो वो मुझे एक इशू लग रहा है। कोर अभी तक बना नहीं है इनका, एंड जो कोर में कुछ प्लेयर्स जो गारंटीड है वो फॉर्म में नहीं है, तो उसके चलते हुए ना
किसने सोचा था कि कोई केकेआर फैन कभी ये बोलेगा कि वानखेड़े में जा रहे हैं मुंबई इंडियंस, तो हम बोल रहे हैं कि हम फेवरेट्स हैं। बट आई एक्चुअली थिंक कि केकेआर का एज है यहाँ पे। अगर केकेआर हारती है आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि इट इज मुंबई हैविंग द एज। हाँ मतलब ऐसा कुछ बहुत वो भी नहीं हो जाएगा भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी मतलब इतना हल्के में नहीं ले सकते किसी। फॉर मी जो केकेआर ने 2 इजी पॉइंट्स गंवाए हैं आरसीबी के अगेंस्ट, उसको रिडीम आप ऐसे ही करोगे। अब 2 इजी पॉइंट्स जो मुंबई के उनको छीन लो। दैट इज द ओनली वे आई कैन से कि चलो ठीक है। सीजन शुरू होने से पहले मैं कहता चलो 3 में से 1 मैच हार रहे हैं, अगर मुंबई से हारना समझ में आता है। डू यू थिंक क्लोज आ रहा है मैच? हो सकता है, क्योंकि मुंबई को आप कभी भी काउंट आउट नहीं कर सकते। दे आर ऑलवेज इन द बैटल। आई जस्ट फील राइट नाउ द टीम दैट केकेआर हैज इज मच मोर सेटल्ड। दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, तो वो बेटर यूज कर पाएंगे। मुंबई इज स्टिल काइंड ऑफ फिगरिंग आउट, रस्टी लग रहे हैं अभी भी। तो 3 मैच हो सकते हैं हार जो ऑन द ट्रॉट। कमिंग टू द नेक्स्ट गेम, एलएसजी वर्सेस पंजाब। अब यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें, पंजाब भाई हैज हैड टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर द सेकंड गेम। काफी लंबा वेट हो चुका है उनका। अच्छा हाँ, पंजाब का गेम बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबा। आई थिंक शायद लास्ट टीम है जिसका सेकंड मैच होना है। एलएसजी ऑन द अदर हैंड एक शॉकिंग डिफीट के बाद, वेकअप डिफीट के बाद अगेंस्ट डीसी, जो शॉकर उन्होंने एसआरएच को दिया है, काफी नया कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। उनका पहला होम गेम होने वाला है। तो अब अगर मैं यहाँ पे नैरेटिव्स की बातें करूँ, दोनों टीम काफी अच्छे हेड स्पेस के साथ आ रही हैं। हेड टू हेड की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो 4 बार इनके मैचेस हुए, उसमें 3 बार एलएसजी जीती है। काफी डोमिनेट करा है। लास्ट वन जो हुआ था इनके बीच में, वो भी एलएसजी ही जीती थी लास्ट ईयर। और 91 में जब भी मैच हुआ तो 2 मैच हुए, उसमें से 1 पंजाब जीती है और 1 एलएसजी। तो यहाँ पे थोड़ा लेवल हो जाता है। आई थिंक हेड टू हेड वोंट मैटर मच इस टाइम पे, क्योंकि एलएसजी भी इस सीजन से पहले एक अलग टीम थी और पंजाब भी इस सीजन से पहले अलग ही टीम थी एक। प्लस अगर मैं पिच की बात करूँ, आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि काना पे क्या बना के देते हैं, बिकॉज अब हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि एग्जैक्टली हाईवेज हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं आईपीएल में एज कम्पेयर टू द लास्ट सीजन। तो क्या हम वापस देखेंगे 2023 वाली टाइप की पिच, जहाँ पे 160 170 भी डिफेंड हो रहे हैं आराम से? आई एम एक्चुअली वेरी क्यूरियस टू सी। मैं सबसे ज्यादा शायद क्यूरियस इकाना को ही देखने के लिए कि किस टाइप की पिच बना के देते हैं ये लोग। अगर थोड़ी भी हमें टर्न देखने को मिलता है, मे बी बैटिंग फर्स्ट विल नॉट बी अ बैड ऑप्शन। सोच सकते हो। आई थिंक इट्स येट टू बी सीन किस टाइप की पिच आती है, क्योंकि पहला मैच होना है। वील गेट टू नो बेटर, हम लोग बाद के मैच पे रिव्यूज करेंगे। बट मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए। आई थिंक विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट माइट नॉट बी अ बैड ऑप्शन, अनलेस ड्यू बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो अगर हम लोग प्लेइंग 11 की बातें करें, अब एलएसजी के लिए अगर हम बोलें, तो एक परहैप्स चेंज में बोलूंगा, जो कि मुझे लगता है उससे सारे प्रॉब्लम सेटल हो जाएंगी। शहबाज को आपको वापस आना पड़ेगा। मैं टफ कॉल ले रहा हूँ बदोनी की जगह पे। ओके, डू यू थिंक जाएंगे? क्योंकि मुश्किल है, रिटेन हुए थे। बट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ वंस अगेन सीम्स अ लिटिल डाइसी। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रखना चाहोगे। प्लस शहबाज अगर नंबर 7 नंबर 8 पे आते हैं, इज गुड इनफ। हमने लास्ट मैच में भी बात करी थी कि कैसे एसआरएच के अगेंस्ट जीतना बहुत बड़ा पॉजिटिव है, बट उस दिन आपके 5 बॉलर्स बहुत अच्छे फॉर्म में थे। Exactly. जरूरी नहीं है कि वो हर मैच में जरूरी नहीं, क्या मतलब 99% प्रोबेबिलिटी है कि हर मैच में वो चीज़ नहीं होगी। प्लस मैं इससे 2-3 एडवांटेजेस बताता हूँ। देखो, एक तो 6 बॉलर्स हो जाएंगे टीम में और 8 बैटर हो जाएंगे। टेम्पलेट सॉर्टेड है अगर शहबाज आ गए तो। सेकेंडली, शहबाज बीइंग अ लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर बड़े ही अच्छे रहेंगे पंजाब के अगेंस्ट, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर पूरा राइटी है। ऊपर एक प्रियांश आर्य थे लेफ्टी, उसके बाद श्रेयस अय्यर, अब गिन लो, मैक्सवेल, स्टॉइनिस, ओमर ज़ई अगर खेलेंगे तो सारे के सारे, शशांक, सब राइट हैंडर्स हैं। इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। प्लस एकाना में तो स्पिनर्स होते ही हैं, तो आपको एक तीसरा स्पिनर तो रखना जरूरी है। पिछले मैच में 2 ही स्पिनर थे, दिग्वेश और बिश्नोई। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और जो टैक्टिकल पॉइंट में कहूँगा, क्या पंत और मार्करम को स्वैप कर देना चाहिए? इसके बारे में क्या कहना है? आई थिंक अगेन मैं वही कहूँगा कि अगर हम लोग बाकी सब टीम्स के लिए कह रहे हैं, तो इनको भी एक और चांस देते हैं। थर्ड मैच देखते हैं कैसा जाता है। अगर उसमें भी मार्करम नहीं चल रहे, देन प्रॉब्ली दे विल हैव टू टेक अ कॉल ऑन हिम, क्योंकि भाई पहले के 2 मैच में बिल्कुल भी लगा ही नहीं कि बिल्कुल टच में है मार्करम। एट द सेम टाइम पंत कौन से बहुत बड़े टच में लग रहे हैं। बट वही है कि अगर उनको ओपन करने को मिलेगा, ऊपर खेलने का मौका मिलेगा, तो एक चांस है कि शायद पंत फायर करने लग जाए। तो एक और चांस आई वुड प्रोबब्ली गिव टू मार्करम। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। फॉर पंजाब, व्हाई डू यू वांट टू चेंज समथिंग? अगर आप इतना अच्छे से जीते हो तो। बट अगर इफ एट ऑल कुछ करना है, मुझे लगता है कि मैं तो पर्सनली प्रेफर करूंगा तो जॉश इंग्लिश आए, उसके चलते प्रभ सिमरन को बाहर होना पड़ेगा। एंड ओमर ज़ई, आई थिंक वंस अगेन, ऑल्दो ओमर ज़ई कुड परफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कटर्स बड़ी काम आएंगे इस विकेट पे। बट फॉर मी अगर कुछ चेंजेस होंगे तो प्रभ सिमरन, ओमर ज़ई और सूर्यांश, ये 3 अगर प्लेयर्स को हम स्वैप करें फॉर जॉश इंग्लिश, नेहल वढेरा, क्योंकि
बीच में कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है डोमिनेट करने के लिए। उनके दोनों स्पिनर्स, इनफैक्ट तीनों स्पिनर्स अगर खेलेंगे तो सबकी बॉल टर्न होकर बाहर जाएगी। तो नेहल बडीरा इन द मिडिल, जॉश इंग्लिश एट द टॉप, और ओमरजेक की जगह पे यश ठाकुर एलएसजी के प्लेयर थे, इकाना को जानते हैं, या फिर विजय कुमार बिशक एज अ स्टार्टर इन द टीम। ये 3 प्लेयर अगर आ जाएंगे, देखो इससे बैटिंग नंबर 9 तक थी, अभी गिर के नंबर 8 तक हो जाएगी। ये अकेली टीम है जिसके लिए मैं कह रहा हूँ बैटिंग गिरा दो, इससे जरूरत नहीं है भाई। और आपकी बॉलिंग और स्ट्रेंथन हो जा रही है आई थिंक, और फायर पावर और बढ़ रही है विद इंग्लिश एट द टॉप। मुझे लगता है ये आप देख सकते हो चाहो तो। स्टॉइनिस भी पंजाब में खेल, वो भी इकाना में खेलते हैं, एलएसजी के प्लेयर थे, सबसे बड़े प्लेयर थे पिछले साल तो, अलॉन्ग साइड पूरन। तो काफ़ी इनपुट मिलेगा पंजाब को वहाँ पर स्ट्रेटेजिकली। हरप्रीत बरार को भी शायद आप ला सकते हो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि स्पिनर्स यहाँ पे होंगे। तो अगर यश ठाकुर या फिर विजय कुमार बिशक एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आना, शायद उनकी जगह पे हरप्रीत बरार आते हुए दिखेंगे। ये भी आप सोच सकते हो। की बैटल्स की हम लोग बातें करें, मिचेल मार्श वर्सेस अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह टेकिंग विकेट्स अप टॉप एंड मिचेल मार्श उनके इकलौते मतलब जो फॉर्म में रहे। कायदे से देखा जाए तो 2-3 बैटर ही हैं जो अच्छा खेल रहे हैं एलएसजी से, उसमें से अगर एक अर्शदीप आउट कर देंगे तो बहुत अच्छा खुल जाएगा गेम। हाँ इस टाइम पे 3 ही तो हैं तरीके से सोचने वाली है। पूरन वर्सेस मैक्सवेल, आई थिंक मैक्सवेल एक अंडररेटेड प्लेयर है बॉल के साथ, विकेट लेते हैं बड़े बड़े एंड बॉल बाहर टर्न करेगी तो पूरन के अगेंस्ट में मजा आएगा देखने में। डेविड मिलर इन द डेथ वर्सेस विजय कुमार बिशक, वंस अगेन आई वांट टू सी कितना टारगेट को रोक सकती है पंजाब विद द यूज ऑफ विजय कुमार बिशक। अगर मैं पंजाब की बैटिंग के लिए बातें करूं तो श्रेयस अय्यर वर्सेस दिग्विजय। हाँ ये पावर प्ले में स्पेशली श्रेयस अय्यर कैसे टैकल करते हैं, टॉल बॉलर, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल से काफी राइज करती है। श्रेयस जो फॉर्म में है फील्डर को देखेंगे भी नहीं छक्का मारने से पहले। स्पिन के तो वैसे ही बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं वो, मजा आएगा। ये दिग्विजय का टेस्ट होगा। बीच में स्टॉइनिस वर्सेस प्रिंस, जो उन्होंने कटर्स यूज करी थी लास्ट टाइम। स्टॉइनिस को पता है यहाँ पे कैसे खेलना है, लेकिन प्रिंस को खेलना है शायद इतना आसान ना हो। तो मिडिल ओवर्स में डिक्टेट करना पड़ेगा, स्टॉइनिस के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लास्टली शशांक फॉर द डेथ वर्सेस आवेश खान, अगर आते हैं तो ये भी बैटल बन सकता है लास्ट में आते आते। क्या लग रहा है प्रेडिक्शंस? आई सी पंजाब विनिंग दिस मैच। एलएसजी का यस, एक तो मुझे आई एम नॉट श्योर कि ये लोग 6 बॉलर्स के साथ जाएंगे। आई थिंक ये लोग विनिंग फॉर्मूला पे स्टिक करेंगे और 5 ही बॉलर्स के साथ जाएंगे, विच कुड बी अ बैड थिंग फॉर देम इन दिस मैच। प्लस पंजाब का भाई टीम अगर देखा जाए तो इनके में अगर मतलब मिलर ने भी ऐसा नहीं कि वो दोनों मैच में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया, एक मैच में कुछ खास बैटिंग आई नहीं थी उनकी। पूरन ही अकेले खिलाड़ी हैं और मिचेल मार्श आप कह सकते हो साथ में। सिर्फ इन 2 खिलाड़ियों को आउट करना है, उसके बाद टीम एक्सपोज होने लग जाएगी। ऑन दी अदर हैंड श्रेयस अय्यर जो कि इतनी अच्छी नॉक खेल के आ रहे हैं, प्रियांश आर्या जो कि इतना अच्छा मैच खेल के आ रहे हैं, मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, प्लस इनकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है। यानसे जैसा खिलाड़ी भी है नीचे बैटिंग करने के लिए, तो आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। आई सी पंजाब विनिंग दिस गेम। और तो क्लोज हो सकता है, वही तक क्लोज, अगर स्पेशली विकेट टर्निंग हो थोड़ी सी। अगर स्लो विकेट हो तो गेम बन सकता है यहाँ पे, एंड वी कैन नॉट रूल देम आउट एलएसजी के लिए मैं कहूँगा। बट हाँ थोड़ा एज भी पंजाब को शायद है। आई थिंक एक सरप्राइज हमें देखने को मिल सकता है। एलएसजी कुड विन दिस, शायद हो सकता है, या है चांस, बट ये बहुत क्लोज हो सकता है। मतलब इट्स टू टफ टू कॉल दिस गेम। कमिंग टू द लास्ट गेम, आरसीबी जीटी जो कि वेडनेसडे को होना है, परसों मैच होने वाला। इसकी थोड़ी बातें शुरू कर देते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं अच्छे से। जो नैरेटिव बना हुआ है वो ऐड 1 सेकेंड जो मैं कहूँगा कि एक बंदा होता है आरसीबी का, कह रहा होता है कि ये प्रिंस विंस क्या है, हमारा किंग ही है जो है। एंड जीटी फैंस पूछते हैं कि आपके प्रिंस के पास क्या आईपीएल का क्राउन है, किंग के पास क्या आईपीएल का क्राउन है। एंड आई थिंक काफी वैलिड एक आर्गुमेंट है वो देने के लिए। हाँ भाई, बट इससा लग रहा है लेकिन चेंज हो सकता है भाई, पता नहीं भाई। आरसीबी के साथ बहुत बार लग चुका है। इस सर मीडिया ने पूरी सर पे चढ़ा रखी है आरसीबी को ना, मतलब राइटफुली सो भाई। परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग इस टाइम पे। मैं तो फिर वही कहूंगा भाई, 2 मैच के बाद किसी जीतना तो अभी बहुत दूर है, बहुत ज्यादा मैचेस बचे अभी। बट मतलब आप कह सकते हो कि अभी 2 मैचेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आरसीबी वन ऑफ द बेस्ट टीम है। हाँ, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। देखो भाई, नैरेटिव की बात करें तो अभी हमने आरसीबी की बात करी ली, कैसा नैरेटिव चल रहा है उनका। 2 में से 2 जीते, अवे गेम्स जीते और डोमिनेटिंग तरीके से जीते, और 2 बड़ी टीम से अगेंस्ट जीते। मतलब आरसीबी की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। जीटी पहला मैच क्लोज मैच हारी थी घर पे, लेकिन जिस तरीके से सेकंड मैच जीती है मुंबई के अगेंस्ट, बड़ा ही ब्रिलियंट यूज ऑफ द विकेट एंड द टैक्टिक्स। तो आई थिंक दोनों ही काफी अच्छी स्पेस में आ रहे हैं। एंड एक बेल्टर ऑफ अ विकेट एट द चिन्नास्वामी अब एक अच्छा गेम निकल के आएगा यहाँ पर। फाइनली घर पे खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे गुजरात का एक एडवांटेज ये भी है कि उन्होंने दोनों ही अपने मैचेस में एक हाई स्कोरिंग विकेट और एक लो स्कोरिंग विकेट दोनों का एक्सपीरियंस कर लिया। हाँ, लो स्कोरिंग भी क्या मतलब, बट एक स्टिकी विकेट रहा था जो सेकंड मैच में था। तो ये भी एक एडवांटेज है उनके पास।
ऑन द अदर हैंड आरसीबी ने दोनों मैचेस थोड़े से ट्रिकी विकेट्स पे, तो ईडन गार्डन्स वाला भी बीच में थोड़ा फंसना शुरू हो गया था, बट ड्यू आते आते उनके लिए बड़ा अच्छा हो गया था। चेपक वाला मैच तो था डाइसी था। तो एक आउट एंड आउट बेल्टर में खेलने का उनका पहला मैच ही होगा। हेड टू हेड में 5 मैचेस हुए, 3 बार आरसीबी जीती है, ठीक है। एक बार दोनों चिन्नास्वामी पे जीते हुए हैं। लास्ट ईयर आरसीबी 2-2 जीती थी, ये बात है। उससे पहले चिन्नास्वामी जो हारे थे गिल ने 100 मारी थी, जब कोहली ने भी 100 मार दी थी उस मैच में। वो तो क्वालिफायर वो था ना, क्वालिफाई करने, हाँ क्वालिफायर था, एलिमिनेटर कुछ ऐसा था, कुछ सीन था। तो मतलब ये रहा इनका रीसेंट हेड टू हेड रिकॉर्ड। टॉस जीत के यार आई थिंक चेस करना चाहिए यहाँ पे। चिन्नास्वामी में इट इज ऑलवेज सेफर कि आप चेस करने जाओ। ऑल्दो हमने लास्ट 1 साल में देखा, पिछले साल में तो मैं याद हो कुछ मैचेस हमें देखा था कि थोड़ा विकेट फंस रहा था। इट्स अ न्यू चेंज एंड शायद ये जो नया एक फ्लेवर रहा है आईपीएल का इस साल, उसके चलते हुए हमें देखने को मिले कि शायद विकेट एग्जैक्टली पाटा ना हो, बट अगर पाटा नहीं भी है ना तो भी चिन्नास्वामी है, हाई स्कोरिंग होगा ही होगा, तो चेज ही करना मेरे ख्याल से बेटर है। लाइनअप की बातें करें, आई थिंक आरसीबी के लिए नो चेंजेस, सेम रहेगा, कोई सेंस ही नहीं है चेंज करने का। लिविंगस्टन क्योंकि बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहा है और पर्टिकल के पास वो एक इम्पैक्ट प्लेयर टाइप का एक रोल दे दिया गया उनको, पावर हिटिंग का। ये दोनों चीजें क्योंकि पुल ऑफ हो पा रही है तो टीम बड़ी अच्छी लग रही है अभी देखो। तो अगर ये चीज नहीं हो पा रही होती तब हम बातें करते चेंजेस का, अभी कोई जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। तो आई थिंक सेम स्ट्रैटेजी, सेम इंटेंट, सेम लाइनअप, नो कमेंट्स फॉर आरसीबी, बहुत अच्छा चल रहा है जो चल रहा है। जीटी के लिए मैं कहूंगा कि देखो हाँ जीते मुंबई के अगेंस्ट, लेकिन बैटिंग बहुत शॉर्ट थी, मतलब 6 बैटर आप खिला रहे हो, राशिद खान नंबर 7 पे आ रहे हैं, तो यू माइट वांट टू हैव एन एक्स्ट्रा बैटर फॉर अ हाई स्कोरिंग गेम, ये मैं कह सकता हूँ। आप शायद सोच सकते हो पहली बात तो कि रदरफोर्ड की जगह पे ग्लेन फिलिप्स हैं, ये तो रिगार्डलेस होना ही चाहिए। एंड क्या आप ईशांत शर्मा के जगह पे वॉशिंगटन सुंदर को लाना चाहते हो एज एन एक्स्ट्रा बैटर जो कि बॉलिंग में डाल सके? मतलब आई थिंक बहुत सही सजेशंस हैं। हमने स्टार्टिंग से ये चीज़ बोली है, सीजन के पहले भी हमने लाइनअप बनाया था, पहला मैच हारने के बाद भी बात करी थी इसकी। आई थिंक एट दिस पॉइंट थोड़ा वो पॉइंटलेस हो गया है, क्योंकि आई थिंक शुभमन गिल उसी के साथ जाएंगे जो उन्होंने ऑलरेडी सोच रखा है। जैसे कमेंट्स आए थे उनके लास्ट मैच के विन की बाद मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, कि हमने देखा कि ऐसे टाइप के पिच, हमने मुंबई को देख के पिच नहीं बनाई, हमने देखा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमने उसके हिसाब से पिच बनाई है। एंड अगर आई थिंक अगर हम उनके टेम्पलेट की बात करें जहाँ पे नंबर 7 पे राशिद आ रहे हैं, ऑलरेडी बैटिंग थोड़ी थिन है, तो उसके हिसाब से जो अभी पिच बनाई थी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट वो ठीक भी थी एक्चुअली में, क्योंकि अगर आप थोड़ा संभल के खेल लोगे फिर मैक्सिमाइज करोगे तो आपकी बैटिंग जो डेप्थ है जो कि ऑलरेडी थोड़ी कम है उसके साथ अलाइन हो रही है। वो चिन्नास्वामी में कितना चलेगा देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली एक जो चीज़ें बोलूंगा जरूर कि साई किशोर को पावर प्ले में बॉलिंग कराई चाहिए कोहली के अगेंस्ट, लास्ट ईयर भी कराया था, वो एक टैक्टिकल पॉइंट हो सकता है, उसको देखना चाहिए। एंड सो कमिंग टू द की बैटल्स, मेरा पहले की बैटल यही है, साई किशोर वर्सेस कोहली। लास्ट ईयर आउट भी करा था एंड वो थोड़ा सा हुआ बना दिया था उस चीज़ का, ये एक इंपॉर्टेंट बैटल हो सकता है। सॉल्ट वर्सेस सिराज का भी होम कमिंग हो रहा है भाई। हाँ या तो फाइनली कोहली को आउट ना कर दे भाई, वो कोहली कर देंगे तो कर देंगे, बट सॉल्ट को आउट करना जरूरी है, मेन बात वो है। तो आई थिंक ये भी एक इंपॉर्टेंट की बैटल है। पटीदार देयर बेस्ट बैटर स्पिन राइट नाउ वर्सेस राशिद खान। राशिद खान इज नो लॉन्गर दैट इफेक्टिव, एंड मिडिल ओवर्स में अगर उनको आप डोमिनेट कर दोगे तो साई किशोर का जो प्रेशर क्रिएट होगा वो काफी हद तक आप नलीफाई कर सकते हो। आई थिंक ये एक अच्छी बात रहेगी। गिल की अगर मैं बात करूं उनकी टीम की, तो गिल को मैं हेजलवुड की तरह पिच करना चाहता हूँ। आई थिंक हेजलवुड राइट नाउ विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू एवरीवन एल्स सबसे टफ बॉलर रहे खेलने के लिए पेसर्स में। तुम स्टैट्स भूल जाओ, विकेट्स भूल जाओ, सबसे टफ बॉलर, जितना उनको कैरी मिल रहा है ना, जितना उनको राइज मिल रहा है शॉर्ट ऑफ लेंथ से, लोग रियलाइज नहीं करते उस पेस पे वो कितना मुश्किल है हिट करना उस टप्पे पे। मतलब मैं इमेजिन भी करूँ ना, बहुत मुश्किल है उस लेंथ को हिट करना। आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर्स राइट नाउ जिनको आप हिट करो। गिल के ऊपर पावर प्ले में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। साई सुदर्शन वर्सेस कृणाल पांड्या, जिस तरीके से उन्होंने चहल को डिसमेंटल करा था एंड सैडनर को भी खेला, आई थिंक कृणाल पांड्या बीइंग द प्राइम बॉलर, उनको प्राइम स्पिनर रादर, डोमिनेट करेंगे 6 से 10 ओवर के बीच में, तो बड़ा ही अच्छा बैटल निकल के आएगा। एंड तेवतिया की बैटिंग ऊपर आ सकती है बिकॉज बैटिंग थिन है, तो सुयश के अगेंस्ट एट द चिन्नास्वामी आई वुड लव टू सी दिस बैटल। रनआउट हुए थे बड़ी बुरी तरीके से, एंड ऑन द अदर हैंड सुयश बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट बैटल होगा इन डिटर्मिनिंग कि जीटी कितना लंबा टारगेट खींच सकती है अगर पहले बैटिंग करे स्पेशली तो। सो फाइनली कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, आई थिंक यहाँ पे इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेडिक्ट करना। भाई मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है मैच क्लोज हो,
बट आई सी आरसीबी विनिंग एंड इसके पीछे का लॉजिक मैं क्या दे रहा हूँ, जो भी थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी वहाँ पे जितनी डेप्थ आपके पास होगी उससे आपको वो एक्स्ट्रा रन्स मिलेंगे। एंड जीटी के भाई पावर प्ले में ही अगर मैं देख रहा हूँ कि गिल और सुदर्शन आ रहे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड हैव प्रेफर्ड बटलर, अगर वो आते तो बहुत ही ज़्यादा एलिवेट हो जाता। बट अगर आपने पूरे विकेट बचा भी लिए पूरे पावर प्ले में, या तो ऐसा हो कि आउट हो जाए मारते मारते फिर बटलर आके मैक्सिमाइज करे, अगर आपने विकेट बचा के रखे पावर प्ले में, इफ़ यू हैव स्कोर्ड 60 समथिंग रन्स, 60 65, बट आई सी इट थोड़ा बिलो पार हो जाएगा। आई ऑल्सो थिंक आरसीबी के पास एज है। हाँ, एंड मुझे लगता है कि 3 में 3 आ रहे हैं। हाँ, या देखो भाई सर क्या ट्रॉफी 3 में 3 नहीं भाई, 3 में 3 अगर आ रहे हैं तो जेन्युइनली अच्छा है। तो आई थिंक एज डेफिनेटली उनके पास है। जीटी में पुल ऑफ अ सरप्राइज, आई वुड लव फॉर दैट कि आईपीएल थोड़ा इवन होता रहे, बट आई थिंक आरसीबी के पास थोड़ा भी एज है। बाकी आप लोग बताना आपको क्या लगता है, और अब आज का पॉडकास्ट एंड कर देते हैं, काफ़ी बातें हो गई हैं। वेडनेसडे के पॉडकास्ट में इन मैचेस का रिव्यू करेंगे और आने वाले मैचेस की बातें भी होंगी। बड़े इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है केकेआर एसआरएच का, भी इंटरेस्टिंग होगा। प्लस आज हम लोग भाई मेंबर्स ओनली लाइव करने वाले अगेन। आई वुड से अगर आपको उस वॉच अलोंग का मज़ा उठाना है तो ज़रूर हमारी मेंबरशिप चेकआउट करेगा, उनको खरीदेगा, और उसके बाद हम लोग लाइव भी करेंगे पोस्ट मैच, वो भी बाद में मेंबर्स ओनली हो जाएगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए यू वुड हैव टू गेट द मेंबरशिप, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको वर्थ इट लगेगी वो चीज़ें। तो लीजिए, उसका मज़ा उठाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।